विद्यार्थी मित्रों, अध्यापक साथियों और कॉलेज के प्राचार्य महोदय, मैं बहुत आभारी हूं आप सबका कि आप यहां पर हैं और मुझे आपसे कुछ बात कहने का मौका मिल रहा है। मैं आपसे लेकिन इस बात के लिए माफी चाहता हूं कि मराठी भाषा में नहीं बोल पाता, इसलिए मैं हिंदी में बात करूंगा और आपसे वायदा करता हूं कि मेरी हिंदी आपको बराबर समझ में आएगी। पिछले कई वर्षों से मैं और मेरे बहुत सारे साथी हजारों की संख्या में पूरे देश में एक आजादी बचाओ आंदोलन के काम में लगे हैं। यह आंदोलन हम लोगों ने क्यों शुरू किया, इस आंदोलन को करने की हमें जरूरत क्या पड़ गई, आजादी मिले हुए तो करीब करीब 53 साल हो गए हैं, अब आजादी बचाने का अर्थ क्या है, ऐसे प्रश्न के कुछ जवाब मैं इस व्याख्यान के माध्यम से आपको देने की कोशिश करूंगा। 1 मिनट में पहले आपको इस आजादी बचाओ आंदोलन की कहानी बता दूं कि यह आंदोलन हमने क्यों शुरू किया, कैसे शुरू किया। आपको शायद याद होगा, पता नहीं याद होगा नहीं याद होगा, तो मैं बताना चाहता हूं कि आज से 15 वर्ष पहले हमारे हिंदुस्तान नाम के देश में भोपाल नाम के शहर में एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई थी। एक अमेरिका की कंपनी हमारे देश में व्यापार करती है, उसका नाम है यूनियन कार्बाइड। उसका कुछ कारखाना चलता था भोपाल में, एक फैक्ट्री चलती थी। उस फैक्ट्री में एक दिन क्या हुआ, 3 दिसंबर 1984 की रात को अचानक से एक जहरीली गैस रखी हुई थी एक टैंकर में, वो टैंकर फट गया और उस टैंकर के फटने के बाद उसमें से जहरीली गैस निकली जिसने भोपाल शहर के 16,000 लोगों को मार दिया और उस दुर्घटना में 5 लाख लोग बुरी तरह से प्रभावित हुए। जिस समय यह दुर्घटना हुई थी मैं इलाहाबाद में पढ़ता था, आपकी तरह से विद्यार्थी था, तो मेरे मन में एक ऐसी प्रतिक्रिया आती थी कि जिस अमेरिकन कंपनी ने, यूनियन कार्बाइड ने हमारे देश में आकर इतनी बड़ी दुर्घटना की है, एक दिन इस कंपनी के अधिकारियों को हिंदुस्तान में फांसी की सजा होगी। लेकिन बहुत दुख की बात है कि 15 वर्ष बीतने के बाद भी इस कंपनी के किसी अधिकारी को आज तक अरेस्ट भी नहीं किया गया, गिरफ्तार भी नहीं किया गया। बाद में तो एक ऐसा समय आया जब भारत सरकार ने इस यूनियन कार्बाइड कंपनी से एक समझौता कर लिया। करना तो यह चाहिए था कि कंपनी के सब अधिकारियों को जेल में डालते, उनको फांसी की सजा देते, लेकिन सरकार ने समझौता कर लिया और 470 करोड़ रुपए भारत सरकार ने इस कंपनी से लिया और सरकार चुप होकर बैठ गई। तब हम लोगों को बहुत दुख हुआ और हमें ऐसा लगा कि अब सरकार कुछ नहीं करती है तो लोगों को कुछ करना चाहिए। तो हम लोगों ने एक छोटा सा अभियान शुरू किया कि हम इस यूनियन कार्बाइड कंपनी को सबक सिखाएंगे। उसने देश में आकर इतनी बड़ी दुर्घटना की है, अगर भारत सरकार उसको शिक्षा नहीं दे सकती तो हम देंगे। और ऐसा मानकर हम लोगों ने यूनियन कार्बाइड कंपनी के बहिष्कार का एक आंदोलन शुरू किया। और उस आंदोलन में हम क्या करते थे, घर घर में जाना, लोगों को समझाना कि यूनियन कार्बाइड का सामान लोग ना खरीदें। और ये काम हम सब लोग पढ़ाई करते करते थे। सवेरे कॉलेज में जाते थे, क्लास करते थे, शाम को समय निकालकर एक एक घर में जाकर लोगों को बताते थे। इसका धीरे धीरे प्रचार हुआ और प्रचार का असर भी हुआ और लोगों ने यूनियन कार्बाइड का सामान खरीदना बंद कर दिया। बाद में हम लोगों को एक नई माहिती मिली कि जिस यूनियन कार्बाइड कंपनी को हम भारत से भगाना चाहते हैं, वैसी भारत में बहुत सारी दूसरी कंपनियां भी हैं। और एक बार एक अर्थशास्त्र के प्राध्यापक ने, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के इकोनॉमिक्स के एक प्रोफेसर ने मुझे ये कहा कि अगर आप भगाना चाहते हो तो सिर्फ यूनियन कार्बाइड को नहीं, सब विदेशी कंपनियों को भगाओ। जो जो विदेशी कंपनियां भारत में हैं, जिनसे भारत का बहुत नुकसान होता है, उन सबको आप भगा दो। तो हमें लगा कि उनकी बात भी सही है और वो अक्सर हमको कहा करते थे कि राजीव भाई, आप एक यूनियन कार्बाइड को भगाओगे, 10 और विदेशी कंपनी आ जाएगी, तो क्या करोगे आप? इसलिए सब विदेशी कंपनियों के खिलाफ बहिष्कार का आंदोलन चलाओ और इन सबको भगाओ। तो ऐसा मानकर फिर हम लोगों ने सब विदेशी कंपनियों के बहिष्कार का आंदोलन शुरू किया और उसी का नाम आजादी बचाओ आंदोलन रखा। आपके मन में यह आ सकता है कि हमने नाम क्यों रखा आजादी बचाओ, उसका कारण क्या था? आप सब जानते हैं भारत के इतिहास के बारे में कि हमारे देश में 400 साल पहले एक विदेशी कंपनी आई थी व्यापार करने। वो अंग्रेजों की कंपनी थी, उसका नाम था ईस्ट इंडिया। उस कंपनी ने जब भारत में व्यापार शुरू किया था तो किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था
कि एक दिन अंग्रेज भारत को गुलाम भी बना सकते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी तो व्यापार करने आई थी, लेकिन एक दिन उसने पूरे देश को गुलाम बना लिया और 200 साल हम अंग्रेजों की गुलामी में रहे। तो एक ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से 200 साल की गुलामी आ सकती है, तो आज हमारे देश में हजारों कंपनियां आ चुकी हैं विदेशों से, तो देश की आजादी के सामने फिर खतरा है। इसलिए हम लोगों ने आजादी बचाओ नाम रखा। इस आजादी बचाओ के माध्यम से हम 3 बातें कहने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो यह कि इन परदेशी कंपनियों के कारण हमारे देश की आर्थिक आजादी के सामने खतरा पैदा हो गया है। पूरी अर्थव्यवस्था हमारी टूटने जा रही है इन विदेशी कंपनियों के कारण। दूसरा, इन विदेशी कंपनियों के कारण हमारी राजनीतिक संप्रभुता के सामने भी एक संकट खड़ा हो गया। और तीसरा, इन विदेशी कंपनियों के कारण हमारी सांस्कृतिक अस्मिता को भी एक गंभीर संकट आ गया है। देश की आर्थिक आजादी, राजनीतिक संप्रभुता और सांस्कृतिक अस्मिता तीनों ही गंभीर खतरे में हैं, और ऐसा मानकर हम लोग गांव-गांव में इस आंदोलन को चला रहे हैं। आप पूछोगे ऐसा क्यों हो रहा है? देश की आर्थिक आजादी कैसे खतरे में है, हमारी राजनीतिक संप्रभुता कैसे खतरे में है, हमारी सांस्कृतिक अस्मिता को क्या संकट हो गया है? ये 3 प्रश्नों पर मैं आज आपसे बात करूंगा। थोड़े दिन पहले आप सब लोगों ने देखा होगा, शायद पढ़ा भी होगा, आपस में चर्चा भी की होगी, हमारे देश में एक कारगिल युद्ध हुआ। पिछले वर्ष मई जून के महीने में 1999 में कारगिल युद्ध हुआ। और यह कारगिल युद्ध हुआ जब पाकिस्तान नाम के हमारे पड़ोसी देश ने अपने कुछ सैनिक और घुसपैठिए हमारे देश की सीमा के अंदर डाल दिए, और पाकिस्तान से आए हुए घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए भारतीय सैनिकों ने कारगिल का युद्ध किया। इस कारगिल युद्ध में आप जानते हैं कि हमारे देश के 465 सैनिक शहीद हुए, 500 से ज्यादा सैनिक हमारे देश के बुरी तरह से घायल हुए, और 190 सैनिक तो इतनी बुरी स्थिति में घायल हुए जिनका जीवन हमेशा के लिए बेकार हो गया। 190 ऐसे सैनिक हैं जिनके दोनों हाथ काटने पड़े, दोनों पैर काटने पड़े, या उन 190 सैनिकों को गोली ऐसे स्थान पर लगी शरीर में कि वो बाहर नहीं निकाली जा सकी। इस कारगिल युद्ध में हमारे देश के टैक्स के पैसे का, आप जो टैक्स देते हैं सरकार को, उस टैक्स के पैसे का लगभग 6,400 करोड़ रुपए खर्च भी हुआ। अपने सैनिक भी मरे, अपना पैसा भी खर्च हुआ, और मिला अपने को कुछ भी नहीं। इस कारगिल युद्ध में से भारत को लाभ कुछ भी नहीं हुआ, नुकसान ही नुकसान हुआ। हम शायद ये भी जानते हैं कि ये जो कुछ हुआ था कारगिल युद्ध के नाम पर, उसके थोड़े दिन पहले भारत सरकार ने पाकिस्तान से दोस्ती करने की कोशिश की थी। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी लाहौर बस यात्रा के लिए गए थे, और लाहौर बस यात्रा के बाद एक समझौता हुआ था जिसको लाहौर समझौता कहते हैं। उस समझौते में भारत और पाकिस्तान की सरकार ने आपस में दोस्ती करने का वायदा किया था। फरवरी 1999 में लाहौर समझौता हुआ, और उसके 2 ही महीने के बाद पाकिस्तान ने भारत के ऊपर एक हमला कर दिया। इसका अर्थ क्या हुआ? हमारी सरकार तो दोस्ती करने के चक्कर में थी और पाकिस्तान ने हमला कर दिया। यह पाकिस्तान की आदत है, ऐसा पाकिस्तान बहुत बार कर चुका है। कारगिल युद्ध के नाम पर जो कुछ भी पाकिस्तान ने किया था, उसके पहले भी पाकिस्तान ऐसा कर चुका है। 1987 के साल में इसी तरह से पाकिस्तान ने एक बार और भी हमारे देश के खिलाफ हमला किया था। 1987 के भी पहले एक बार 1971 में भी पाकिस्तान ने ऐसा किया था, 1965 में भी किया था, 1947 में भी किया था। माने आजादी मिलने के हमारे पिछले 52 वर्षों के इतिहास में पाकिस्तान ने हमारे ऊपर 5 बार हमले किए हैं। कारगिल हमला 5वां था, उसके पहले 4 हमले और पाकिस्तान ने किए। 1947 का पाकिस्तान का हमला जब भारत पर हुआ तो उसमें हमारे हजारों सैनिक मरे थे, और हमारे देश की 26,000 वर्ग मील जमीन पाकिस्तान के कब्जे में चली गई, जो आज भी पाकिस्तान के पास है। उसी को हम अखबार में पढ़ते हैं पाक अधिकृत कश्मीर के नाम से। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हमारे देश का है, 26,000 वर्ग मील का इलाका है, वो पाकिस्तान के कब्जे में है। जब पाकिस्तान ने पहला हमला किया था 1947 में, उसका यह दुष्परिणाम निकला था। दूसरा पाकिस्तान का हमला हुआ था 1965 में, और उस पाकिस्तानी हमले में बाद में हमारे देश में एक ऐसा माहौल बना कि पाकिस्तान से दोस्ती कर लेनी चाहिए, तो
तो हमारे देश के उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री दोस्ती करने के लिए ताशकंद गए थे और वहां उनकी हत्या कर दी गई। वहां से वो जीवित वापस नहीं लौटे। तो पाकिस्तान का जब दूसरा हमला हुआ तो उसमें हमारे प्रधानमंत्री को हमने खोया। हजारों सैनिक गए, प्रधानमंत्री भी गए। फिर 1971 में पाकिस्तानी हमला हुआ, फिर 87 में हुआ, फिर अभी 99 में हुआ। पाकिस्तान ने पिछले 52 वर्षों में 5 बार हमले किए हैं हमारे ऊपर, और इन 5 बार किए गए पाकिस्तानी हमलों के कारण अपने देश का क्या नुकसान हो चुका है, अगर आप जानना चाहें तो भारत की रक्षा मंत्रालय की एक रिपोर्ट है, भारत सरकार का एक रक्षा मंत्रालय है, उसकी एक रिपोर्ट ये बताती है कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत के सैनिकों को अभियान चलाने में 20,000 सैनिकों की आहुति देनी पड़ी। माने हमारे 20,000 सैनिक अभी तक मर चुके। आप सोचें और इसमें जोड़ें कि एक सैनिक तैयार करने में भारत सरकार को कम से कम 7 लाख रुपए खर्च होता है। तो हमारे 20,000 तैयार किए हुए सैनिक मरे, हजारों लाखों करोड़ रुपए देश का खर्च हुआ। पाकिस्तान से अभी तक दोस्ती करने के चक्कर में हमारी 26,000 वर्ग मील जमीन भी चली गई है। और पाकिस्तान से दोस्ती करने के चक्कर में जम्मू कश्मीर में इतना भयंकर उग्रवाद पनप गया है। पाकिस्तानी उग्रवादी और पाकिस्तानी त्रासवादी आतंकवादी रोज जम्मू कश्मीर में लोगों की हत्या करते रहते। अभी तक पिछले 20 वर्षों में 50,000 से ज्यादा जम्मू कश्मीर के निर्दोष नागरिक मारे जा चुके हैं। और भारत सरकार का उस पूरे के पूरे अभियान में 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का खर्च हो चुका है। इतना नुकसान एक पाकिस्तान के कारण हमारे देश का हुआ है। आगे भी पाकिस्तान नुकसान नहीं करेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आज का ही अखबार अगर आप पढ़ें तो आज के सभी अखबारों में एक खबर है कि पाकिस्तान फिर युद्ध की तैयारी कर रहा है। कभी भी भविष्य में फिर पाकिस्तान भारत पर हमला कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान का जो राष्ट्रपति है वो तो ऐसा व्यक्ति बन गया है, परवेज मुशर्रफ, जो शांति की बात जानता ही नहीं करना, दोस्ती की बात भी नहीं जानता, हमेशा हमले की बात करता। तो ऐसा पाकिस्तान है जो हमारा पड़ोसी देश है। मेरे मन में पिछले 5-6 वर्षों से एक द्वंद्व चलता है, 5-6 महीनों से एक बहस चलती है मन में, और विचार आता है, शायद आपके मन में भी आता हो, कि ये पाकिस्तान ऐसा कितना बड़ा देश है जो भारत पर हमला करता है। अगर आप पाकिस्तान के नक्शे को देखें और भारत के नक्शे को देखें तो आपको समझ में आएगा कि भारत पाकिस्तान से कई गुना बड़ा देश है। पाकिस्तान का नक्शा जितना बड़ा है उतना भारत के एक प्रदेश का नक्शा है। भारत में 25 प्रदेश हैं, उनमें से एक है उत्तर प्रदेश, उतना ही बड़ा पूरा पाकिस्तान है। और एक मामले में तो पाकिस्तान उत्तर प्रदेश से भी छोटा है। उत्तर प्रदेश की लोक संख्या पाकिस्तान से ज्यादा है। उत्तर प्रदेश में पाकिस्तान से 3.5 करोड़ लोग ज्यादा रहते हैं। पाकिस्तान की कुल लोक संख्या 14 करोड़ है, उत्तर प्रदेश की लोक संख्या 17.5 करोड़ है। एक और मामले में पाकिस्तान उत्तर प्रदेश से छोटा है। उत्तर प्रदेश में एक साल में खेती में कुल मिलाकर जितना उत्पन्न होता है, और खेती के अलावा उत्तर प्रदेश के कारखानों में, फैक्ट्रियों में जितना कुल उत्पन्न होता है एक साल में, उससे भी कम पाकिस्तान का बजट है, राष्ट्रीय बजट। तो आप सोच लीजिए कि पाकिस्तान कितना छोटा है। पाकिस्तान की सेना भी बहुत कम है। पाकिस्तान की सेना में कुल मिलाकर इस समय 4.5 लाख सैनिक हैं। भारत की सेना में 12 लाख से ज्यादा सैनिक है। हर मामले में पाकिस्तान हमसे छोटा है, फिर भी पाकिस्तान बार बार भारत पर हमला करता रहता है। ये कैसे होता है? एक बार ये प्रश्न मैंने भारत की सेना में काम कर चुके एक बहुत बड़े सैनिक अधिकारी को पूछा। हमारे देश की सेना में काम कर चुके एक बहुत बड़े सैनिक अधिकारी हैं, उनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल जसजीत सिंह अरोड़ा। वो दिल्ली में रहते हैं। 1971 भारत पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ था तो लेफ्टिनेंट जनरल जसजीत सिंह अरोड़ा ने क्या किया था? पाकिस्तान के 94,000 सैनिकों को बंदी बना लिया था। और पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा इलाका है जिसको पूर्वी पाकिस्तान कहते थे, उसको बांग्लादेश बना दिया था। ऐसे बहादुर सैनिक व्यक्ति हैं लेफ्टिनेंट जनरल अरोड़ा। एक बार मैंने उनको ये प्रश्न किया कि आपने तो पाकिस्तान के खिलाफ 2 बार युद्ध लड़े हैं, आप ये बताइए कि पाकिस्तान इतना छोटा देश होने के बाद भी भारत पर हमला कैसे करता? तब उन्होंने मुझे कहा कि राजीव भाई, पाकिस्तान भारत पर अपनी ताकत से हमला नहीं करता,
दुनिया के बहुत सारे देश हैं जो पाकिस्तान को मदद करते हैं, तब पाकिस्तान भारत पर हमला करता। फिर मैंने उनको पूछा कि दुनिया के कौन से देश हैं जो पाकिस्तान को मदद करते हैं, तो उन्होंने कहा सबसे ज्यादा पाकिस्तान को मदद करता है अमेरिका। दूसरे नंबर पर पाकिस्तान को सबसे ज्यादा मदद करने वाला देश है, उसका नाम है ब्रिटेन। तीसरे नंबर पर जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, ये जितने यूरोप के देश हैं और अमेरिका, ये ही मिलकर सबसे ज्यादा पाकिस्तान को मदद करते। कभी कभी चीन भी मदद करता है पाकिस्तान की। फिर मैंने उनको पूछा कि ये देश पाकिस्तान की क्या मदद करते हैं, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सरकार को भारत के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए जितने हथियारों की जरूरत होती है वो सब इन्हीं देशों से पाकिस्तान को मिलते हैं। और जब उन्होंने बताया तो मैंने पता किया कि अब तक अमेरिका और यूरोप के देशों ने पाकिस्तान को 200 अरब डॉलर के हथियार दिए हैं। 200 अरब डॉलर, 200 बिलियन डॉलर। 1 अरब में 100 करोड़ होते, आप अंदाजा लगाइए, और 1 डॉलर में 43 रुपया होता है। तो 200 अरब डॉलर कितने लाख करोड़ रुपए बैठता है। उतने रुपए के हथियार पाकिस्तान को अभी तक मिले हैं अमेरिका से, जर्मनी से, फ्रांस से, ब्रिटेन से, दुनिया के तमाम देशों से। फिर उन्होंने मुझे यह कहा कि अगर पाकिस्तान को भारत के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए पैसे की जरूरत हो तो अमेरिका पैसा भी देता है। और जब यह कारगिल युद्ध हुआ था तब अमेरिका ने पाकिस्तान को 10,500 करोड़ रुपए दिया था। पाकिस्तान के खजाने में इतना पैसा नहीं था कि वो कारगिल युद्ध लड़ सके। अमेरिका ने उसको 10,500 करोड़ रुपए दिया था कारगिल युद्ध लड़ने के लिए। और अमेरिका पहले भी कर चुका है ये काम। 1987 के युद्ध में पाकिस्तान को अमेरिका ने लगभग 15,000 करोड़ रुपए दिया था। तो अमेरिका पैसा देता है, यूरोप के देश पाकिस्तान को हथियार देते हैं, तब पाकिस्तान भारत पर हमला करता है। इसका माने क्या है कि पाकिस्तान तो अपना दुश्मन है ही, अमेरिका भी अपना दुश्मन है। क्योंकि अमेरिका क्या करता है, हमारे दुश्मन की मदद करता है। और अमेरिका कभी भारत की मदद करने के लिए सामने नहीं आता, बराबर पाकिस्तान की मदद करता है। आपने अभी थोड़े दिन पहले देखा हमारे देश का विमान अपहरण हुआ। 24 दिसंबर 1999 को हिंदुस्तान के इंडियन एयरलाइंस का विमान अपहरण हो गया। और किसने किया? पाकिस्तान के 5 आतंकवादियों ने किया। अमेरिका ने पाकिस्तान को कोई सजा दी? सारी दुनिया के सामने यह सिद्ध हो गया कि पाकिस्तान के 5 आतंकवादियों ने भारत के विमान का अपहरण किया। और भारत सरकार ने अमेरिका को यह कहा कि अब इससे बड़ा सबूत हम आपको नहीं दे सकते कि पाकिस्तान कितनी भयंकर आतंकवादी गतिविधि चलाता है भारत में, तो भी अमेरिका की सरकार कहती है कि हम पाकिस्तान को आतंकवादी राष्ट्र नहीं बोल सकते, पाकिस्तान को हम आतंकवादी राष्ट्र घोषित भी नहीं कर सकते। माने अमेरिका ने एक तरह से पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी है कि तुम दोबारा हिंदुस्तान का एक और हवाई जहाज अपहरण कर लो। अमेरिका कुछ नहीं बोलने वाला। और चूंकि पाकिस्तान के आतंकवादियों ने भारत के विमान का अपहरण किया था, तो मैं आपको एक इसकी पॉलिटिक्स भी समझा देता हूं। 24 दिसंबर को हमारा विमान अपहरण हुआ। 25 दिसंबर को रूस के राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन ने एक प्रेस स्टेटमेंट किया और उसमें ये उन्होंने कहा कि भारत के विमान अपहरण के मामले पर बहस करने के लिए यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग होनी चाहिए। तो शाम को बिल क्लिंटन का बयान आया कि हम सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग नहीं बुला सकते भारत के विमान अपहरण पर चर्चा करने के लिए। क्यों नहीं बुला सकते? तो बिल क्लिंटन ने कहा कि छुट्टी है, क्रिसमस की छुट्टी चलती है। आप जानते हैं 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाते हैं, तो वो कहते हैं क्रिसमस की छुट्टी चलती है इसलिए हम मीटिंग नहीं बुला सकते। और अगर वो मीटिंग हो जाती तो क्या होता? अगर सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग होती तो चूंकि भारत सरकार, भारत नाम का देश सिक्योरिटी काउंसिल का तो नहीं लेकिन यूनाइटेड नेशन का मेंबर है, और यूनाइटेड नेशन का कोई भी देश अगर मेंबर हो और उसका विमान अपहरण हुआ हो तो यूनाइटेड नेशन की जिम्मेदारी बनती है कि उस विमान अपहरण का समाधान वो करे। और सिक्योरिटी काउंसिल की अगर मीटिंग होती तो उसमें प्रस्ताव पारित होता तो क्या होता? यूनाइटेड नेशंस की आर्मी जाती अफगानिस्तान में और हमारे जितने यात्री हैं उनको छुड़ा कर लाती। लेकिन अमेरिका ने यह नहीं होने दिया। और बाद में क्या हुआ? 8 दिन तक नाटक चला। जो नहीं होना चाहिए था वो हुआ। हमारे देश की सरकार को 3 भयंकर दुर्दांत आतंकवादी छोड़ने पड़े अपने 160 लोगों की जान बचाने के लिए। और ये 3 आतंकवादी जो छोड़े गए वो इतने खतरनाक हैं जिनको पकड़ने में हमारे हजारों सैनिक मरे हैं।
और पुलिस वाले मरे जम्मू कश्मीर में। अब वो छूट गए हैं, तो छूट कर जाने के बाद एक ने तो जाकर बोल दिया पाकिस्तान में, मसूद अजहर ने, कि मैं ऐसे 5 लाख आतंकवादी तैयार करूंगा और भारत के एक एक गांव में भेजूंगा। उस समय अमेरिका ने हमारी कोई मदद नहीं की। और आपको एक विपरीत मैं बात बताता हूं कि आज से 15 साल पहले इसी तरह अमेरिका का एक विमान अपहरण हुआ था। 15 जून 1985 को अमेरिका का एक विमान अपहरण हुआ था। अमेरिका की एक एयरलाइंस है, उसका नाम है TWA, ट्रांस वर्ल्ड एयरलाइंस। अमेरिका में 2 एयरलाइंस हैं, एक अमेरिकन एयरलाइंस है और एक TWA है, दोनों महत्वपूर्ण हैं। तो TWA एयरलाइंस का एक विमान अपहरण हुआ 15 जून 1985 को, और उसका अपहरण किसने किया? लीबिया नाम का एक देश है, वहां पर कुछ आतंकवादी संगठन है, उनमें से एक संगठन ने विमान का अपहरण कर लिया और उसको अपहरण करके वो ले गए त्रिपोली नाम का एक शहर है, वहां पर ले जाके विमान खड़ा कर दिया। फिर क्या हुआ? जैसे ही अमेरिका का विमान अपहरण हुआ तो विमान अपहरण होने के 12 घंटे के अंदर सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हो गई। भारत का विमान अपहरण हुआ तो अमेरिका ने सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग नहीं होने दी, लेकिन जब अमेरिका का विमान अपहरण हुआ 1985 में, तो विमान अपहरण होने के मात्र 12 घंटे में सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई। उसमें प्रस्ताव पारित हुआ और प्रस्ताव में यह कहा गया कि यूनाइटेड नेशन की फौज जाएगी, आर्मी जाएगी त्रिपोली, और त्रिपोली जो आता है वो लीबिया देश में आता। तो लीबिया देश के राष्ट्रपति को यूनाइटेड नेशन की आर्मी की तरफ से एक पत्रक दिया जाएगा, एक निवेदन दिया जाएगा, जिसमें यह कहा जाएगा कि 24 घंटे के अंदर अमेरिका के सारे यात्रियों को छुड़ाकर वापस अमेरिका भिजवा दें, नहीं तो यूनाइटेड नेशन की आर्मी लीबिया पर इतने बम गिराएगी कि पूरा लीबिया तबाह हो जाएगा। यह प्रस्ताव पारित हुआ सिक्योरिटी काउंसिल, और विमान अपहरण होने के 24 घंटे के अंदर यह प्रस्ताव पारित होकर लीबिया के राष्ट्रपति कर्नल गद्दाफी के हाथ में पहुंच गया। और कर्नल गद्दाफी ने जैसे ही वो निवेदन पढ़ा तो उसके हाथ पैर फूल गए, क्योंकि यूनाइटेड नेशन की आर्मी अगर बमबारी करना शुरू कर दे, लीबिया बहुत छोटा सा देश है, 10-12 घंटे में पूरा देश तबाह हो सकता है। तो तुरंत गद्दाफी ने क्या किया कि जो आतंकवादी थे उनसे बातचीत करना शुरू किया और सब आतंकवादियों को बिना कोई समझौता किए हुए सारे नागरिकों को छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया, और अमेरिका के सारे नागरिक सुरक्षित अमेरिका में वापस पहुंच गए। तो अमेरिका का अपना विमान अपहरण होता है तो अमेरिका सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुला लेता है, 12 घंटे में सब काम करा देता है, तब छुट्टी की परेशानी नहीं आती है। भारत का विमान अपहरण होता है तो अमेरिका के राष्ट्रपति को लगता है कि मीटिंग हो नहीं सकती, क्योंकि छुट्टी है, क्रिसमस की छुट्टी। और मैं आपको जानकारी ये दे दूं कि सिक्योरिटी काउंसिल में कोई छुट्टी नहीं होती है, वो 25 दिसंबर हो या 1 जनवरी हो, सिक्योरिटी काउंसिल रात दिन काम करती है, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल इमरजेंसी काम के लिए ही बनाई गई है। 24 घंटे उसके प्रतिनिधि एक ही कैंपस में रहते हैं, उनकी मीटिंग बुलाने में 12 घंटे से ज्यादा का नोटिस देने की भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि न्यूयॉर्क में एक ही कैंपस में सब लोग रहते हैं, तुरंत मीटिंग होती है उनकी। अमेरिका ने क्या आपके साथ किया, वो इससे बड़ा सबूत आपको मिला। और भारत सरकार क्या करती रही? 8 दिन तक भारत सरकार यही इंतजार करती रही कि शायद अमेरिका भारत की कुछ मदद करेगा, शायद अमेरिका भारत की कुछ मदद करेगा, लेकिन अमेरिका ने आपकी मदद नहीं की, पाकिस्तान की मदद की। कारगिल युद्ध में भी ऐसे ही हुआ कि अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद की। तो मेरे मन में अब यह बात बहुत स्पष्ट होने लगी है कि पाकिस्तान तो अपना दुश्मन है ही, अमेरिका उससे बड़ा हमारा दुश्मन है, क्योंकि पाकिस्तान जैसे दुश्मन को पैदा करने का काम अमेरिका करता है। ये पाकिस्तान में जितने आतंकवादी पलते हैं ना, जिनके संगठन चलते हैं, सबको पैसा अमेरिका से आता है। नंबर 1 की फंडिंग आतंकवादी संगठनों को अमेरिका से होती है, और दूसरे नंबर की फंडिंग इन सब आतंकवादी संगठनों को ग्रेट ब्रिटेन से होती है, इंग्लैंड से होती है। इंग्लैंड का पैसा वहां जाता है, अमेरिका का पैसा वहां जाता है। और मुझे तकलीफ क्या होती है कि जो अमेरिका हमारा परम दुश्मन है, जो यूरोप के देश हमारे परम दुश्मन हैं, उनसे दोस्ती करने की कोशिश हमारे नेता हमेशा करते रहते, और उसी में देश का नुकसान होता रहता। और आप जानते हैं हो क्या रहा है? पाकिस्तान तो अपना दुश्मन है, अमेरिका उससे भी बड़ा दुश्मन है, और हम हिंदुस्तान के लोग अमेरिका की रात दिन मदद करने में लगे रहते। आप पूछोगे कैसे? हिंदुस्तान में जितने भी बेस्ट क्वालिटी के इंजीनियर पैदा होते हैं सब अमेरिका भाग जाते हैं। हिंदुस्तान में जितने बेस्ट क्वालिटी के डॉक्टर पैदा होते हैं वो भी अमेरिका भाग जाते हैं। जितने बेस्ट क्वालिटी के मैनेजर्स पैदा होते हैं वो अमेरिका भाग जाते हैं। हमारे देश के हर पढ़े लिखे आदमी की आंखों का एक ही सपना है, अमेरिका जाना।
और इस देश में हर पढ़े लिखे मां बाप की आंखों का सपना है कि अपने बेटा बेटी को अमेरिका भेजना। माने पैदा करेंगे हिंदुस्तान में, खिलाएंगे हिंदुस्तान का, पढ़ाएंगे हिंदुस्तान में, पैसा खर्च करेंगे हिंदुस्तान का, और काम करने के लिए भेज देते हैं अमेरिका। और ऐसे खूसट मां बाप मैंने देखे हैं जो बड़े गर्व से कहते हैं हमारा बेटा कैलिफोर्निया में, हमारी बेटी सैन फ्रांसिस्को में। मैं उनको कहता हूं तुम क्यों नहीं मरते वहां जाके, तुम हिंदुस्तान में क्यों? तो जो इतना बड़ा दुश्मन है अमेरिका, उसको मदद हमारे हिंदुस्तानी। आपको मालूम है कितने इंजीनियर हर साल हिंदुस्तान से अमेरिका जाते हैं, कितने डॉक्टर्स हर साल अमेरिका जाते हैं, कितने चार्टर्ड अकाउंटेंट अमेरिका जाते हैं, कितने मैनेजर्स अमेरिका जाते हैं। एक बार मैंने इसी बात के लिए हिसाब निकाला कि जितने इंजीनियर्स हिंदुस्तान से अमेरिका जाते हैं, वैज्ञानिक अमेरिका जाते हैं, डॉक्टर्स अमेरिका जाते हैं, एक साल में वो कितना नुकसान करते हैं देश का। लगभग 15 से 20 अरब डॉलर का नुकसान करते हैं देश का हर साल। हमारे देश में से जाने वाले इंजीनियर्स, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंट कैसे करते हैं नुकसान? आप कल्पना करो कि जो इंजीनियर हिंदुस्तान में तैयार हुआ वो अगर अमेरिका नहीं जाता तो क्या करता। एक तो हमारे देश में क्या होता है कि एक इंजीनियर को तैयार करने में कम से कम 7 लाख रुपए खर्च होता है। एक डॉक्टर को तैयार करने में कम से कम 7 से 8 लाख रुपए खर्च होता है। तो एक अच्छा डॉक्टर, एक अच्छा इंजीनियर हम 7 लाख रुपए में तैयार करते हैं। अब वो जब तैयार हो जाता है तो देश के लिए काम नहीं करता, अमेरिका भाग जाता है। तो एक तो उसने जो पैसा खर्च कराया अपने ऊपर वो बर्बाद हुआ। दूसरा, वो अमेरिका में जाकर नौकरी करता है तो अमेरिका की ही किसी संस्था की बढ़ोतरी करता है ना, अमेरिका की ही समृद्धि बढ़ाता है ना। तो वो जाकर जो अमेरिका की समृद्धि बढ़ाता है, अगर वो अमेरिका नहीं जाता, भारत में रहता, तो शायद भारत की समृद्धि बढ़ाता, और भारत की समृद्धि बढ़ाता तो अपने देश को आगे बढ़ाता। वो ऐसा नहीं करता, हमारे दुश्मन की समृद्धि बढ़ाता है। और अमेरिका में तो एक एक ऐसे बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं जहां पर 60% तक वैज्ञानिक भारत के हैं, जो रात दिन वहां काम करते हैं। माने अमेरिका को आगे बढ़ाते हैं, अपने देश को पीछे ले जाते हैं। ऐसे दुश्मन देश अमेरिका को हिंदुस्तान में से मदद होती है। एक और मदद हम करते हैं अमेरिका को। सवेरे से शाम तक हिंदुस्तान में कुछ करोड़ ऐसे हिंदुस्तानी हैं जो अमेरिकी कंपनियों का माल खरीदते हैं और हजारों करोड़ रुपए अमेरिका को देते हैं हर दिन। हमारे देश में अमेरिका की बहुत सारी कंपनियों के धंधे चलते हैं। जैसे हमारे देश में एक अमेरिकन कंपनी है, उसका नाम है पेप्सी कोला। उसका गांव गांव में धंधा चलता है, वो पानी की बोतल बेचती है कोल्ड ड्रिंक्स के नाम पर। ऐसी एक दूसरी अमेरिकन कंपनी है, उसका नाम है कोका कोला। एक तीसरी अमेरिकन कंपनी, उसका नाम है कॉलगेट पामोलिव। एक चौथी अमेरिकी कंपनी है हमारे देश में, वो सिगरेट बेचती है, विल्स। एक पांचवी अमेरिकन कंपनी है, वो हमारे देश में मीट बेचती है, कैप्टन कुक। ऐसी एक छठी अमेरिकी कंपनी है, वो विक्स बेचती है, उसका नाम है प्रॉक्टर एंड गैम्बल। ऐसी एक 7वीं अमेरिकी कंपनी है हमारे देश में, वो पाव रोटी बेचती है, बड़ा पाव, उसका नाम है मैकडोनाल्ड। ऐसी एक अमेरिकन कंपनी है, उसका नाम है केंटकी फ्राइड चिकन। और ऐसी सैकड़ों की संख्या में कंपनी। और हमारे देश के लोग क्या करते हैं कि इन्हीं कंपनियों का माल खरीदते हैं और हिंदुस्तान का हजारों करोड़ रुपए अमेरिका को देते हैं। कैसे देते हैं? पेप्सी कोला और कोका कोला नाम की 2 अमेरिकन कंपनियां पानी की बोतल बेचती हैं गांव गांव में 10 रुपए की। लहर पेप्सी, लहर 7 अप, कोका कोला, थम्स अप, लिम्का, ये सारी बोतलें 300 मिलीलीटर की हैं पानी की, 10-10 रुपए में गांव गांव में बिकती। लेकिन ये 10 रुपए में बनती नहीं है। गांव गांव में पेप्सी और कोका कोला की बिकने वाली 10 रुपए की बोतल फैक्ट्री के अंदर मात्र 70 पैसे में बनती है। अब होता क्या है कि अमेरिकी कंपनी 70 पैसे के पानी को हिंदुस्तान के गांव गांव में 10 रुपए का बेचती है। अब आप सोचो, 70 पैसे का पानी वो 10 रुपए में बेचते हैं और हमारे देश के कुछ पागल लोग उसे पीते हैं। और पीने के बाद क्या करते हैं? एक बोतल पे 9 रुपए 30 पैसे मुनाफा अमेरिकी कंपनी को देते। अमेरिकी कंपनी उसमें से थोड़ा सा टैक्स देती है भारत सरकार को, और जो बेचने वाला दुकानदार है उसको थोड़ा सा प्रॉफिट देती है। तो भारत सरकार को टैक्स और बेचने वाले दुकानदार को प्रॉफिट दोनों निकाल दिया जाए तो वो 2 रुपए 30 पैसे बैठता है और 70 पैसे बोतल बनाने की कीमत। माने अमेरिकी कंपनी का 3 रुपए खर्चा होता है और वो एक बोतल बेचकर 7 रुपए कमाते हैं। और एक साल के अंदर पेप्सी कोला और कोका कोला दोनों अमेरिकी कंपनियां इतने बोतल बेचते हैं कि उनको 540 करोड़ रुपए नेट प्रॉफिट हो जाता है।
और हर साल हिंदुस्तान में से पेप्सी कोला और कोका कोला की बिक्री के बाद 540 करोड़ रुपए हमारा दुश्मन अमेरिका के हाथ में चला जाता। माने जितने लोग हिंदुस्तान में पेप्सी और कोका कोला पी रहे हैं वो देश से क्या गद्दारी कर रहे हैं उनको शायद खुद नहीं मालूम कि वो अपने खून पसीने की कमाई का पैसा दुश्मन को दे रहा। और जो लोग पेप्सी और कोक पीते हैं वो इतने इडियट हैं कि उनको खुद नहीं मालूम कि वो क्या पीते हैं। मैंने बहुत लोगों को पूछा जो पेप्सी कोक पीते हैं कि आप क्या पीते हो, आपको मालूम है? वो कहते हैं हमें नहीं मालूम हम क्या पीते हैं। किसी को नहीं मालूम पेप्सी में क्या है, कोका कोला में क्या है। फिर मैंने उनको पूछा क्यों पीते हो, कुछ मजा आता है क्या उसको पीने में? तो वो कहते हैं नहीं नहीं तकलीफ होती है उसको पीने। फिर भी पागल हैं, पीते रहते। क्या तकलीफ होती है? तो वो कहते हैं कि राजीव भाई जैसे ही पेप्सी कोला पीते हैं नाक में सनसनी होने लगती है, जलन होती है, फिर गले में सनसनी होती है, जलन होती है, फिर पेट में जलन होती है, फिर गैस बनने लगती है, फिर भी मरते जाते हैं, पीते जाते हैं घटा। और कुछ तो इतने बड़े इडियट हैं कि एक दिन में 10-10, 15-15 बोतल पीते। और कुछ तो मैंने ऐसे पागल देखे हैं कि रोटी खाते खाते पीते हैं कोका कोला पेप्सी, पानी नहीं पीते, पेप्सी और कोक पीते। और मैंने यह भी देखा है पिछले 10 वर्षों में कि जितने ज्यादा पढ़े लिखे हैं उतने ही ज्यादा पेप्सी कोका कोला पीते। जो बिना पढ़े लिखे गांव के किसान है वो नहीं पीते, वो बहुत होशियार है, उनको मालूम है कि पेप्सी नहीं पीना चाहिए, कोक नहीं पीना चाहिए। वो बिना पढ़े लिखे हैं फिर भी इतने होशियार। और जो पढ़े लिखे हैं वो ही सबसे ज्यादा पागल है। और किस भाव में पीते हैं? 10 रुपए में 300 मिलीलीटर पेप्सी आता है, तो 20 रुपए में 600 मिलीलीटर, तो 30 रुपए में 900 मिलीलीटर, तो 33 रुपए में 1 लीटर। अब 33 रुपए लीटर का पेप्सी पीते हैं, 14 रुपए लीटर गाय का दूध नहीं पीते। अब जो पढ़े लिखे बेवकूफ 14 रुपए लीटर गाय का दूध ना पिए, 33 रुपए लीटर पेप्सी पिए और पीने के बाद भी मजा नहीं आए, सनसनी हो शरीर में, उनको इडियट कहें कि स्मार्ट। और उनके कारण हिंदुस्तान का हर साल 540 करोड़ रुपए दुश्मन अमेरिका को चला जाता। हमारे देश में इस पेप्सी कोला कंपनी का एक धंधा और भी चलता है। यह कंपनी हमारे देश में बटाटा चिप्स बेचती है, उसका नाम है रफल्स, और एक पैकेट रफल्स का 15 रुपए का आता है। अब आप सोचो 15 रुपए का एक पैकेट रफल्स का आता है, उसमें 40 ग्राम बटाटा चिप्स निकलता। अब 40 ग्राम बटाटा चिप्स 15 रुपए का, तो 80 ग्राम हो गया 30 रुपए का, तो 100 ग्राम हुआ 37 रुपए 50 पैसे का, तो 1 किलो हो गया 370 रुपए का। अब आप सोचो 370 रुपए किलो बटाटा चिप्स और 5 रुपए किलो बटाटा। 1 किलो बटाटा 5 रुपए का, 1 किलो बटाटा चिप्स 370 रुपए। कितने हजार टका मुनाफा है। वो सब अमेरिका जाता है। एक अमेरिकी कंपनी है हमारे देश में, वो विक्स बेचती है, उसका नाम है प्रॉक्टर एंड गैम्बल। हर एक गांव में विक्स की 25 ग्राम की शीशी 38 रुपए की बिकती है। अब 38 रुपए में 25 ग्राम विक्स है तो 50 ग्राम हो गया 76 रुपए का, तो 100 ग्राम 152 रुपए का, तो 1 किलो हो गया 1520 रुपए का। 1520 रुपए किलो विक्स मिलता है और 150 रुपए किलो गाय का घी। जितने में 10 किलो गाय का घी आएगा उतने में 1 किलो विक्स आता। और कुछ पढ़े लिखे पागल हैं जो गाय का घी नहीं खाते लेकिन विक्स लगाते। और मैं पूछता हूं क्यों लगाते हैं, तो वो कहते हैं सर्दी जुकाम ठीक होता है। दुनिया में सर्दी जुकाम ठीक करने की आज तक कोई दवा नहीं है। सर्दी जुकाम की दवा हो नहीं सकती, क्योंकि सर्दी जुकाम बीमारी नहीं है, इन्फेक्शन है, और इन्फेक्शन ठीक करने का काम शरीर खुद कर लेता है। कई बार आपको सर्दी जुकाम हुआ है, आप कुछ मत करिए, गर्म पानी पीते रहिए, 3 दिन में ठीक हो जाएगा। लेकिन विक्स लगाया तो 10 दिन ठीक नहीं होगा, यह गारंटी मैं दे सकता हूं। आप पूछोगे क्यों? विक्स में पता है क्या है? पेट्रोलियम जेली। और पेट्रोलियम जेली क्या होता है? आप कभी अपने शरीर पर पेट्रोलियम जेली लगा लीजिए तो आपके शरीर के जितने रोम छिद्र हैं सब बंद हो जाएंगे। तो आपने नाक में पेट्रोलियम जेली लगा ली तो उसके भी रोम छिद्र बंद हो गए, तो जुकाम तो चोक और हो जाएगा और परेशानी होगी आप। लेकिन हैं लोग पागल जो टेलीविजन का जाहिरात देख देख के विक्स खरीदते रहते हैं, लगाते रहते हैं। 1520 रुपए किलो में आप घर में बनाइए, अगर विक्स तो 150 रुपए किलो में बनता है, उसको कंपनी 1500 रुपए किलो में बेचती है। आप सोचो कितने हजार टका मुनाफा। ऐसी एक अमेरिकी कंपनी है, वो सिगरेट बेचती है, उसका नाम है विल्स। 12 पैसे में एक सिगरेट बनती है, 2 रुपए की बिकती है। और एक साल में यह कंपनी 60 अरब सिगरेट बेचती है। 1 अरब में 100 करोड़ होता है, 60 अरब में 6000 करोड़।
6,000 करोड़ सिगरेट हिंदुस्तान के 100 करोड़ की लोक संख्या वाले देश में बिकती है हर साल। और एक सिगरेट पे आप सोचो 1 रुपए 80 पैसे भी मुनाफा है, तो 6,000 करोड़ सिगरेट पे मुनाफा बड़े आराम से 10 से 12,000 करोड़ रुपए का। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो लोग विल्स पीते हैं वो खुद तो मरने ही वाले हैं, देश को भी मारेंगे। खुद तो मरेंगे क्योंकि विल्स पीने से कैंसर होगा, फेफड़े गल जाएंगे। देश को क्या मारेंगे? पैसा हिंदुस्तान का अमेरिका चला जाएगा। और जो विल्स पी रहा है वो मरेगा, बाजू वाला उसके पहले मरेगा, क्योंकि विल्स पीने वाला तो धुआं बाहर फेंक देता है, बाजू वाला पूरा खींच लेता है उसको। तो पीने वाला जब मरेगा तब मरेगा, बाजू वाला उसके पहले मर जाएगा। ऐसे उल्टे धंधे में हमारे देश के लोग लगे। दुनिया के सब देशों में सिगरेट की बिक्री कम हो रही है। इवन अमेरिका में सिगरेट की बिक्री कम हो रही है, यूरोप के देशों में सिगरेट की बिक्री कम हो रही है, क्योंकि जन जागृति लोगों में आ रही है सिगरेट नहीं पीनी चाहिए। और हिंदुस्तान में धड़ल्ले से सिगरेट की बिक्री बढ़ रही है। मैंने बहुत रिसर्च किया इस बात पर कि हिंदुस्तान में सिगरेट की बिक्री क्यों बढ़ती है। तो पता है रिसर्च में मुझे क्या मिला? हमारे देश की पूरी क्रिकेट टीम सिगरेट के लिए जाहिरात करती है, इसलिए सिगरेट की बिक्री बढ़ती है। आपको मालूम है जितने नालायक क्रिकेट खिलाड़ी हैं सब सिगरेट का जाहिरात करते हैं। हमारी पूरी क्रिकेट टीम विल्स का ही जाहिरात करती है। आप जब भी देखो क्रिकेट का मैच होगा, हर एक खिलाड़ी विल्स का स्टिकर लगा के खेलता है। या तो बाहां पर विल्स का स्टिकर होगा, या छाती पर विल्स का स्टिकर होगा, या इधर होगा। इंडिया पीछे होगा, विल्स आगे। आप बोलते हो कि राजीव भाई ये क्रिकेट खिलाड़ी देश के लिए खेलते हैं। कोई देश के लिए नहीं खेलता, विल्स के लिए खेलते हैं। विल्स बिकना चाहिए, इसके लिए क्रिकेट का मैच होता है। और जितनी बार क्रिकेट का मैच होता है उतनी बार विल्स का जाहिरात होता है। और बार बार जाहिरात देखकर हिंदुस्तान के नए नए बच्चे सिगरेट पीना सीख लेते हैं। क्यों सीखते हैं? वो कहते हैं सचिन तेंदुलकर कहता है विल्स पियो तो पीते, सौरभ गांगुली भी कहता है विल्स पियो तो पीते। और मैंने ये माहिती लेने की कोशिश की कि ये क्रिकेट खिलाड़ी ऐसा क्यों करते हैं, तो पता चला विल्स कंपनी कुछ करोड़ रुपए इन खिलाड़ियों को देती है। विल्स कंपनी हमारे देश में से 10-12 हजार करोड़ रुपए कमाती है, उसमें से 10-20 करोड़ रुपया इन क्रिकेट खिलाड़ियों को दे देती है। बाकी सब मुनाफा वो अपने घर में रखती है। और ये खिलाड़ी उतने में ही बिक जाते हैं, अपनी आत्मा बेचते हैं शरीर के साथ साथ, हिंदुस्तान की आत्मा बेचते हैं हिंदुस्तान के साथ साथ, और ये धंधे में लगाते हैं विल्स का। और आप देखिए कि हिंदुस्तान की क्रिकेट टीम के सारे खिलाड़ी चुन चुनकर अमेरिकी कंपनियों का ही जाहिरात करते हैं। सचिन तेंदुलकर सबसे ज्यादा जाहिरात करता है पेप्सी कोला की, फिर करता है कॉलगेट की, फिर करता है वीजा पावर की, फिर करता है स्टैंडर्ड चार्टर्ड की। माने जिस सचिन तेंदुलकर को आप हीरो मानते हैं वो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा विलेन है। क्योंकि वो तेंदुलकर जाहिरात करता है सिगरेट की, पेप्सी की, कोका कोला की और इनकी, कॉलगेट की या वीजा पावर की या स्टैंडर्ड चार्टर्ड की, ये सब अमेरिकन कंपनी है। तो तेंदुलकर की क्या कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा अमेरिकी कंपनियों का धंधा भारत में चले, तो ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हिंदुस्तान का अमेरिका जाए। जो आदमी अपने देश का मुनाफा दुश्मन को देने के काम में लगा हो उसको हीरो कहें कि विलेन। और ऐसे विलेन का क्रिकेट मैच देखने के लिए 8 घंटे हम बर्बाद करते, हमारा भी दिमाग खराब हो गया। दिन भर बैठे बैठे क्रिकेट का मैच देखते रहे, करोड़ों घंटे देश के बर्बाद करते हैं, पैसा बर्बाद होता है देश। ऐसे दुष्चक्र में हमारा देश फंस गया है। और आप पूछोगे ऐसी कितनी कंपनियां हैं? पेप्सी कोला है, कोका कोला है, कॉलगेट है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, विल्स है। एक कंपनी है हिंदुस्तान लीवर है, नाम से ऐसा लगता है जैसे हिंदुस्तान की है, उसका असली नाम है यूनिलीवर, हॉलैंड की कंपनी है। जिस देश में जाती है उसी देश का नाम अपने साथ लगा लेती है। अगर ये कंपनी पाकिस्तान में जाएगी तो पाकिस्तान लीवर हो जाती है, ये भारत में घुस गई तो हिंदुस्तान लीवर हो जाती है, इंडोनेशिया में घुस गई तो इंडोनेशिया लीवर हो जाती है। लोगों को ऐसा लगता है कि ये अपने देश की है परदेशी, और ये हजारों करोड़ रुपए धंधे करके ले जाती है हमारे देश में से। ऐसी दोस्तों अपने देश में 4000 कंपनियां, कोई 500 करोड़ कमाती है, कोई 1000 करोड़ कमाती है, कोई 2000 करोड़ कमाती है। एक तो अमेरिकी कंपनी अपने देश में ऐसी आई है, वो एक ही साल में 3000 करोड़ रुपए कमाती है, उसका नाम है एनरॉन। आप जानते हैं महाराष्ट्र में एनरॉन कंपनी, वो बिजली बना के बेचती है, और जो बिजली हमारे महाराष्ट्र में 1 रुपए 70 पैसे यूनिट की पड़ती है, उसको एनरॉन कंपनी 4 रुपए 85 पैसे यूनिट में बेचती है, और साल में बड़े आराम से 3000 करोड़ रुपए कमा के ले जाती है।
और ऐसा कितना पैसा हमारे देश का परदेश जाता है, वो माहिती लेने की जब हमने कोशिश की तो पता चला कि 4000 विदेशी कंपनियां हैं, एक साल में 80,000 करोड़ रुपए लूट के ले जाते हैं। और ये 80,000 करोड़ रुपए कहां जाता है? दुश्मन के हाथ में। अमेरिका में जाता है, ब्रिटेन में जाता है, फ्रांस में जाता है, जर्मनी में जाता है। ये सब देश हमारे दुश्मन हैं। यूरोप के देशों ने तो 200 साल हिंदुस्तान को लूटा, और उसी यूरोप के देशों की कंपनियों को फिर पैसा देते हैं हम लोग। और ये पैसा जो परदेश जाता है तो उससे दो नुकसान होते हैं। एक तो दुश्मन के हाथ में पैसा जाता है, दुश्मन क्या करता है, वो पैसा पाकिस्तान को दे देता है। पाकिस्तान उस पैसे से क्या करता है? आतंकवादियों को पालता है। आतंकवादी क्या करते हैं? जम्मू कश्मीर के लोगों की हत्या करते हैं। या पाकिस्तान उस पैसे से क्या करता है? भारत पर हमला करता है। और दूसरा नुकसान क्या होता है कि हर साल अपने देश का अगर 80,000 करोड़ रुपए परदेश जाता है तो अपने देश का खजाना खाली हो जाता है। खजाना खाली हो जाता है तो सरकार क्या करती है? विदेशी कर्ज लेकर आती है। एक सरकार विदेशी कर्ज लाती है, दूसरी उसका ब्याज चुकाने के लिए कर्ज लाती है। कर्ज हर साल बढ़ता चला जाता है। आजादी मिली थी 1947 में तो एक पैसे का विदेशी कर्ज नहीं था। अब आजादी मिलने के 52-53 साल के बाद हिंदुस्तान के हर एक बच्चे के ऊपर 6,500 रुपए का विदेशी कर्ज। और यह विदेशी कर्ज इतना हो गया है कि हर साल इसका ब्याज देने के लिए सरकार को कर्ज लेना पड़ता है। कभी कभी ब्याज देने के लिए कर्ज नहीं मिलता तो हिंदुस्तान का सोना बेचना पड़ता है। 1990 के साल में हमारे देश में एक ऐसी सरकार बनी जिसको विदेशी कर्जे का ब्याज चुकाने के लिए देश का सोना बेचना पड़ा। और कितना? 20 मीट्रिक टन। आप समझते हैं 20 मीट्रिक टन कितना? 1 मीट्रिक टन में 1000 किलोग्राम होता है और 1 किलो सोना 4.5 लाख रुपए का आता है। तो 20,000 किलोग्राम सोना कितने का? उसके बाद एक दूसरी सरकार आई, उसने 47 मीट्रिक टन सोना बेचा। फिर अब की बार क्या हो रहा है? इस बार भी भारत सरकार को कर्जे का ब्याज चुकाने के लिए पैसा चाहिए, पैसे की कमी पड़ रही है। तो अब भारत सरकार ऐसा कर रही है कि हमारे देश की जो बड़ी बड़ी पब्लिक सेक्टर की कंपनियां हैं उनकी संपत्ति बेच रही है। इस वर्ष हमारे देश की 40 कंपनियां बिकने जा रही हैं कर्जे का ब्याज चुकाने। कौन कौन सी कंपनियां बिक रही हैं भारत की? आप किसी पेट्रोल पंप पे जाते होंगे, वहां एक नाम मिलेगा आपको, HP। उसका नाम है हिंदुस्तान पेट्रोलियम। हिंदुस्तान में पेट्रोल बनाने वाली ये सबसे बड़ी सरकारी कंपनी है, उसको भारत सरकार बेच रही है और एक अमेरिकी कंपनी उसको खरीद रही है। ऐसे ही एक दूसरी बहुत बड़ी कंपनी है, उसका नाम है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। वो डीजल बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी, उसको सरकार बेचने जा रही है। ऐसे एक कंपनी है IPCL, इंडियन पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, उसको सरकार बेच रही। ऐसी 40 कंपनियों को सरकार बेच रही है तो पैसा मिलेगा, कर्जे का ब्याज चुकेगा। फिर क्या होगा? अगले साल फिर कंपनियां बिकेंगी, फिर अगले साल कंपनियां बिकेंगी। 5 साल के बाद क्या होगा इस देश में? हो सकता है 5 साल के बाद हमारी सोने की खदान बिके, चांदी की खदान बिके, कोलसे की खदान बिके, हीरे की खदान बिके। क्योंकि कंपनियां बेचने के बाद फिर बचेगा क्या सरकार के पास? यही बचेगा, ये बेचेंगे। और इसको बेचने के बाद क्या होगा? खेत बेचेंगे, खलिहान बेचेंगे। और इसी तरह से राष्ट्र की संपत्ति बिकती चली गई। तब आप सोचिए कि इस राष्ट्र की आजादी का क्या होगा। जिस राष्ट्र की आर्थिक शक्ति जितनी कमजोर होती है, वो राष्ट्र की राजनीतिक गुलामी उतनी ही ज्यादा होती है। हमारी आर्थिक संपत्ति सब विदेशियों के हाथ में चली गई तो हम फिर गुलाम होंगे। क्योंकि आज से 50 साल पहले, 52 साल पहले अंग्रेजों के गुलाम हम इसलिए थे कि हिंदुस्तान की सारी संपत्ति अंग्रेजों के कब्जे में थी। अब आजादी के 52-53 साल के बाद फिर विदेशियों के कब्जे में जा रही। ऐसा गंभीर संकट देश के सामने है। और एक और मुश्किल हमारे देश में हो रही है। आप पूछोगे क्या मुश्किल हो रही है? जब से इन विदेशी कंपनियों का धंधा भारत में ज्यादा चला, हमारे देश की स्वदेशी कंपनियां बंद होती जा रही। पिछले 8 साल में हिंदुस्तान की 3 लाख छोटी छोटी कंपनियां बंद हो गई, स्वदेशी, अपने देश की। और उसमें काम करने वाले हमारे देश के 8 करोड़ मजदूर बेकार हो गए। और अगर ये ऐसे ही चलता जाएगा सिलसिला तो अगले साल 2 साल में और 2-3 लाख कंपनियां बंद हो जाएंगी। क्योंकि इस वर्ष से क्या हो रहा है, विदेशी कंपनियों ने हमारे देश में तुअर की दाल बेचना शुरू कर दिया, गेहूं बेचना शुरू कर दिया, चावल बेचना शुरू कर दिया, कापूस बेचना शुरू कर दिया, केला बेचना शुरू कर दिया, सफरचंद बेचना शुरू कर दिया। माने जो काम हमारे देश का किसान करता था, जो खेती में उत्पन्न हमारे देश का किसान लाता था, अब उसको भी विदेशी कंपनियां बेचती हैं। और उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे देश में विदेशी कंपनियों के खेती के उत्पन्न अगर बिकने लगे तो अपने देश के किसान का कोई नहीं खरीदेगा। क्यों नहीं खरीदेगा? हमारे देश में विदेशी कंपनी आकर जानबूझकर सस्ता माल बेचती। जैसे एक विदेशी कंपनी हमारे देश में पामोलिन का तेल बेचती।
पामोलिन का तेल हिंदुस्तान में 20 रुपए लीटर में वो बेचती है। हमारे देश में सस्ते से सस्ता सिंगदाणे का तेल 40 रुपए लीटर का, परदेशी कंपनी 20 रुपए लीटर में बेचती है। तो हमारे देश में सिंगदाणे का तेल बिकता नहीं, तो सारे व्यापारी बर्बाद होते हैं जो सिंगदाणे का तेल पैदा करते हैं। ऐसे ही परदेशी कंपनी सस्ती तुअर की दाल बेच देती है, अपने देश की दाल मिलें बंद होती है। ऐसे ही परदेशी कंपनी सस्ता गेहूं बेच देती है, अपने देश के किसानों का गेहूं पड़ा रहता है बाजार में। पिछले साल विदेशी कंपनियों ने 35 लाख टन गेहूं बेचा हिंदुस्तान में, और हमारे किसान का गेहूं बिका नहीं मार्केट में। किसान परेशान है, विदेशी कंपनियों का धंधा चलता है। और अभी एक साल में अंदर, माने इसी साल में एक परदेशी कंपनी आ रही है हमारे देश में कापूस बेचने के लिए, और वो कंपनी कहती है 1200 रुपए क्विंटल में कापूस बेचेंगे हिंदुस्तान। तो अपने किसान का 2200 रुपए क्विंटल का कापूस कौन खरीदेगा? और हमारे देश का जो उद्योगपति है, व्यापारी है, वो क्या करेगा? जो कापूस खरीदने वाला उद्योगपति है वो तो ये बोलेगा कि मुझको तो 1200 रुपए क्विंटल का परदेशी कापूस पड़ता है सस्ता, मैं तो वही खरीदने वाला हूं। अपने देश का 2200 रुपए क्विंटल का कापूस नहीं खरीदेगा तो अपना किसान मरेगा, उसको भाव नहीं मिलेगा, उसका माल नहीं बिकेगा। ऐसे संकट इस देश में बढ़ते चले जा रहे हैं। और इन प्रश्नों पर अगर आज हम लोगों ने कुछ नहीं किया तो हो सकता है कि 5 साल के बाद यह देश फिर से बर्बादी के रास्ते पे जाए। एक बार यह देश गुलाम हुआ था अंग्रेजों का, शायद अब की बार गुलाम होगा अमेरिका का, और गुलामी फिर से वापस आ रही है। मैं अफसोस पता है किस बात का करता हूं? भारत का इतिहास बहुत पढ़ा मैंने, बार बार पढ़ा, और मुझे एक ही बात का अफसोस होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी 1611 में और अंग्रेजों की सरकार बनी 1760 में। तो 1611 से 1760 माने 150 साल बाद अंग्रेजों ने सरकार चलाई। अगर हिंदुस्तानियों को 1611 के साल में यह अकल आ गई होती कि इस ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में मत घुसने दो, इसका धंधा मत चलने दो, तो क्या अंग्रेजों की सरकार बनती, चलती? क्या हम देश गुलाम बनते अंग्रेजों के? अगर 1611 के साल में ही लोगों ने यह बात सोच ली होती कि हम ईस्ट इंडिया कंपनी को भगा देंगे, अंग्रेजों का धंधा भारत में चलने नहीं देंगे, शायद यह देश कभी गुलाम नहीं होता। लेकिन वो गलती हुई हमारे लोगों से। हम सोते रहे, अंग्रेज धंधा करते गए, धंधा फैलाते गए, मुनाफा कमाते गए, उस मुनाफे से आर्मी बनाते गए, फौज बनाते गए, और जब अंग्रेज बहुत ताकतवर हो गए, देश के गांव गांव में उनकी जड़ें फैल गईं, तब हमको याद आया कि अंग्रेजों को भगाना चाहिए। फिर भगाया हमने, लेकिन कितना नुकसान हुआ। 90 साल तो आजादी की लड़ाई चलती रही, 1857 से 1947, लाखों शहीदों की कुर्बानी देनी पड़ी हमको। तो इसलिए आज मुझे यह लगता है कि यह गलती हमें दोहरानी नहीं चाहिए। आज ये विदेशी कंपनियां घुस रही हैं, अभी से हमको सावधान होकर इनको भगा देने की बात करनी चाहिए, नहीं तो थोड़े दिन के बाद ये इतनी ताकतवर हो जाएंगी कि शायद इनको भगाना बहुत नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते? हम तो विद्यार्थी हैं, हम तो सिर्फ पढ़ते हैं, हम तो देश के लिए कुछ नहीं कर सकते। आप अगर ऐसी भाषा बोलेंगे कि हम तो देश के लिए कुछ नहीं कर सकते, तो क्या बाहर वाला आके देश के लिए करेगा? करना तो आपको ही पड़ेगा, क्योंकि देश आपका है, आप इस देश के हैं, देश आपका है, तो आपको ही करना पड़ेगा। और मान लीजिए आप ये भाषा बोलते हैं कि हम तो देश के लिए कुछ नहीं कर सकते, यही भाषा हमारे देश के सैनिकों ने बोलना शुरू कर दिया जो आर्मी में काम करते हैं कि हम तो देश के लिए कुछ नहीं कर सकते, तो क्या होगा? कारगिल युद्ध लड़ने वाले अगर भारत के सैनिकों ने यह कह दिया होता हमारे देश के लोगों से कि हम कुछ नहीं कर सकते, पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया, अब जो हो गया वो हो गया, हम कुछ नहीं कर सकते, तो हमारा देश तो खलास हो गया होता अभी पिछले ही साल। कम से कम हजारों वर्ग मील इलाका हमारा पाकिस्तान में चला गया होता। लेकिन हमारे सैनिकों ने ऐसा नहीं कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते, उन्होंने ये कहा कि हम कुछ भी नहीं कर सकते तो मर तो सकते हैं देश के लिए, और 465 सैनिक मर गए तो देश बच गया। इसलिए आप कभी भी जीवन में ऐसी भाषा मुंह से मत निकालिएगा कि हम देश के लिए कुछ नहीं कर सकते। हम सब चाहें तो देश के लिए बहुत कुछ कर सकते। तो आप पूछेंगे क्या करना चाहिए हमको? छोटे छोटे 2 काम हमने शुरू किए हैं पूरे देश में। ये जितनी विदेशी कंपनियां भारत में आई हैं, इनको बाहर भगाने के लिए हमने एक अभियान शुरू किया। उस अभियान के तहत हम क्या कर रहे हैं? हिंदुस्तान के 1 करोड़ लोगों से हम स्वाक्षरी ले रहे हैं। 1 करोड़। अभी तक 35 लाख लोगों ने हमें स्वाक्षरी दी है, 65 लाख की स्वाक्षरी हम और लेने वाले। आप पूछोगे इसके बाद हम क्या करेंगे? 1 करोड़ लोग जब हमको स्वाक्षरी देंगे तो 1 करोड़ लोगों की स्वाक्षरी लेकर हम राष्ट्रपति को मिलेंगे, प्रधानमंत्री को मिलेंगे, वित्त मंत्री को मिलेंगे, वाणिज्य मंत्री को मिलेंगे, और उनको ये कहेंगे कि सब विदेशी कंपनियों के लाइसेंस रद्द करो, क्योंकि सरकार ने ही इनको लाइसेंस दिए।
उनको हम कहेंगे लाइसेंस रद्द करो। तो ये नेता बोलेंगे हम तो ऐसा नहीं कर सकते, विदेशी कंपनियों का लाइसेंस तो पुरानी सरकार ने दिया है, हम तो अभी नई सरकार चलाते हैं, हमारी सरकार तो अभी चले चले थोड़े दिन हुआ है, इसलिए हम तो इनका लाइसेंस रद्द नहीं कर सकते। तो हम उन सब नेताओं को याद दिलाएंगे कि एक बार क्या हुआ था, 1977 के साल में एक नई सरकार आई थी, उसने कोका कोला कंपनी का लाइसेंस रद्द कर दिया था और कोका कोला कंपनी को हिंदुस्तान से भगा दिया था। और जिस सरकार ने कोका कोला कंपनी का लाइसेंस रद्द किया था हिंदुस्तान से भगाने के लिए, उस सरकार में 3 ऐसे मंत्री थे जो आज भी हैं। 1977 की जिस सरकार ने कोका कोला कंपनी को भारत से भगाया था, उस सरकार में श्री अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री थे। उस सरकार में श्री लाल कृष्ण आडवाणी सूचना और प्रसारण मंत्री थे। उस सरकार में जॉर्ज फर्नांडीज उद्योग मंत्री थे। उस सरकार ने कोका कोला को भगाया था। अब हम कहेंगे कि आप आज भी मंत्री हो कि नहीं हो, और बल्कि प्रमोशन के साथ मंत्री हो। अटल बिहारी जी का प्रमोशन हुआ है कि नहीं हुआ? विदेश मंत्री से प्रधानमंत्री बन गए। जॉर्ज फर्नांडीज का भी हुआ है, उद्योग मंत्री से रक्षा मंत्री बन गए। आडवाणी जी का भी हुआ है, वो सूचना प्रसारण मंत्री थे, अब गृह मंत्री हो गए। तो हम उनको कहेंगे कि जब आप कम दर्जे के मंत्री थे तो आपने एक कंपनी को भगाया, अब आपकी ताकत बढ़ गई तो 10 को भगाओ। और अगर वो हमारी बात सुनेंगे तो बहुत अच्छा, नहीं सुनेंगे तो क्या होगा? हो सकता है वो हमारी बात ना सुने और वो कहें कि हम तो इनको नहीं भगाने वाले, या वो ये कहेंगे कि 1977 में हमारी तेजस्विता बहुत थी, अब हमारी तेजस्विता समाप्त हो गई है क्योंकि हमने 50 तरह के लोगों से गठबंधन कर लिया है, अब ये सरकार हमारी अपनी सरकार नहीं है, इसलिए हम तो कुछ नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे? हमने ऐसा सोचा है कि जो 1 करोड़ लोग हमको स्वाक्षरी देंगे, उन 1 करोड़ लोगों की स्वाक्षरी लेकर हम फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा करेंगे इन विदेशी कंपनियों को भगाने के लिए। आप पूछोगे क्या राजीव भाई सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जो विदेशी कंपनी देश के बर्बादी के काम में लगी है, या हमारे देश की आर्थिक लूट कर रही है, या हमारे देश के किसानों को नुकसान पहुंचा रही है, ऐसी किसी भी कंपनी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में मुकदमा हो सकता है। और सुप्रीम कोर्ट की ताकत इतनी ज्यादा है कि सरकार किसी विदेशी कंपनी को ना भगा सके, लेकिन कोर्ट की ताकत इतनी ज्यादा है कि वो भगा देता है। आपने थोड़े दिन पहले अखबार पढ़ा होगा, एक अमेरिकी कंपनी को हमारे देश के हाई कोर्ट ने भगा दिया, उसका नाम है कोजेंट्रिक्स। वो कर्नाटक में आई थी बिजली बनाने के लिए, कर्नाटक के हाई कोर्ट ने उस कंपनी के खिलाफ आदेश किया और कंपनी को देश छोड़कर जाना पड़ा। सरकार नहीं चाहती थी कि वो कंपनी जाए, लेकिन कोर्ट ने भगा दिया। तो हमारा यह मानना है कि अगर वो कोजेंट्रिक्स को भगा सकते हैं कोर्ट के न्यायाधीश, तो पेप्सी को भी भगा सकते हैं, कोक को भी भगा सकते हैं। तो वो बात हम कहेंगे उनसे, और हो सकता है वो हमारी बात सुने और सब विदेशी कंपनियों को भगाने के लिए वो आदेश करें। तब प्रश्न एक नया आएगा। प्रश्न क्या आएगा कि अगर हम अमेरिकी कंपनियों को भगाएंगे यहां से, पेप्सी कोला, कोका कोला, कॉलगेट, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, या यूरोप की कंपनियों को भगाएंगे जैसे हिंदुस्तान लीवर, कैडबरीज, बाटा वगैरह वगैरह, तो इन कंपनियों के जो देश हैं वहां की सरकारों से हमारे ऊपर एक दबाव आएगा, या वहां की सरकार हमारे खिलाफ कुछ दादागिरी करेगी। दादागिरी क्या करेगी? जैसे अमेरिकी कंपनियों को हम भारत से भगाएं तो अमेरिकी सरकार दादागिरी करेगी, और दादागिरी वो ये करेगी कि भारत के ऊपर जितना उनका कर्जा है वो कहेंगे तुरंत वापस करो। हम कर्जदार हैं ना उनके, 6.5 लाख करोड़ का हमारे ऊपर कर्जा है, तो वो कहेंगे आप हमारा कर्ज वापस कर दो। एक तो ये दादागिरी करेंगे। दूसरी वो दादागिरी ये करेंगे कि हम आपको कभी भी भविष्य में कर्ज नहीं देंगे, हिंदुस्तान को हम कर्ज देंगे ही नहीं। तब प्रश्न आएगा कि फिर क्या करें? अगर उन्होंने तत्काल अपना सारा कर्ज हमसे वापस मांगा तो हम कर्ज कैसे चुकाएं, और उन्होंने भविष्य में कर्ज देना बंद कर दिया तो देश कैसे चलाएं? तो उसके लिए हमने एक समाधान निकाला कि अगर कोई भी देश हमारे खिलाफ दादागिरी करेगा और बोलेगा कि हमारा कर्ज वापस करो, और कोई भी देश ऐसा बोलेगा कि हम आपको कर्ज नहीं देंगे, तो हम उनका तत्काल सारा कर्ज वापस करेंगे और भविष्य में उनसे कर्ज नहीं लेंगे, ये संकल्प भी करेंगे। तो आप पूछोगे पैसा कहां से आएगा? उसके लिए मैंने समाधान ऐसा ढूंढा है कि हमारे देश के बड़े बड़े घोटालेबाज नेताओं का पैसा स्विस बैंक में जमा है, वो सारे पैसे को हम राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करें। जितना पैसा हमारे देश के घोटालेबाज नेताओं का स्विस बैंक में जमा है, वो सारे पैसे को हम भारत की राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर दें, तो उस पैसे से देश का कर्ज चुक जाएगा। आप पूछोगे कितना पैसा है? हमारे देश के बड़े बड़े घोटालेबाज नेताओं का $300 अरब स्विस बैंक में जमा है, और $300 अरब कितना होता है? 15 लाख करोड़ रुपए। और विदेशी कर्ज है हमारे ऊपर 6.5 लाख करोड़ रुपए।
तो बात आपको समझ में आ गई। 15 लाख करोड़ रुपए हमारे नेताओं का है, 6.5 लाख करोड़ का हमारे ऊपर विदेशी कर्ज है, तो उसमें से हम 6.5 लाख करोड़ दे सकते हैं, 8.5 लाख करोड़ बचेगा और उससे हम देश का विकास कर सकते हैं। माने हमको किसी देश से कर्ज मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर विदेशी बैंकों में पड़े हुए भारत के नेताओं के पैसे को भारत में हम वापस ले आए। और इसके लिए हम एक अभियान चला रहे हैं। और क्या अभियान चला रहे हैं? हम भारत सरकार को अभी थोड़े दिन के बाद कहने वाले हैं कि आप संसद में इसके लिए विधेयक लाओ कि जितना पैसा स्विस बैंक में है वो राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करो। अगर सरकार विधेयक लाती है तो बहुत अच्छा, नहीं लाएगी तो हम क्या करेंगे, किसी एक खासदार को पकड़ेंगे। हमारे देश की संसद का नियम है कि या तो सरकार विधेयक लाती है या खासदार विधेयक लाता, और कोई एक खासदार लोकसभा में मिल गया इस विधेयक को लाने के लिए तो भी ये कानून बन सकता है। आप पूछोगे इस कानून को बनाने के लिए 2/3 बहुमत लगता है क्या? बिल्कुल नहीं। खासदार जितने लोकसभा में उपलब्ध हों उनकी बहुमत लगती है। मान लीजिए जिस दिन ये विधेयक आए उस दिन मान लीजिए 30 खासदार हैं लोकसभा में, तो 16 खासदार अगर इसके पक्ष में वोट दे देंगे कानून बन जाएगा। 2/3 बहुमत नहीं लगता इसके लिए। तो हमें कुछ खासदारों को तैयार करना है जो इस कानून को बनाएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि राजीव भाई खासदार आपकी कुछ मदद नहीं करेंगे क्योंकि उन्हीं का पैसा तो है वहां पर, वो क्यों लाने देंगे अपना पैसा? मेरा ऐसा मानना है कि कोई तो एक खासदार मिलेगा जिसका बैंक अकाउंट नहीं होगा स्विस बैंक, कोई तो एक मिलेगा ना 545। नहीं मिलेगा तो किसी को भेजेंगे, फिर काम तो कराना, क्योंकि अपना पैसा तो वापस लाना ही है। मिल गया तो बहुत अच्छा है, नहीं तो किसी को भेजेंगे और वो खासदार वहां जाकर विधेयक लाएगा। तो हमारी संसद का नियम यह है कि अगर एक खासदार भी विधेयक लाता है, बिल लाता है, तो बाकी सब खासदार को उस पर बहस करनी पड़ती। तो जब ये विधेयक आएगा तो हम ये देखेंगे कि कौन कौन खासदार इसका विरोध कर रहा, क्योंकि जो भी खासदार विरोध करेगा पक्की बात है कि उसका स्विस बैंक अकाउंट है, तो सबकी पोल पट्टी खुल जाएगी और सब हिंदुस्तान की जनता के सामने नंगे हो जाएंगे कि कौन कौन घोटालेबाज। तो उससे हम सारा विदेशी कर्ज चुकाएंगे। और एक दूसरा काम हमें और करना है कि हिंदुस्तान को कभी भी विदेशों से कर्ज लेने की जरूरत नहीं है अगर हम अपने देश में जितना काला धन है उसको सफेद धन बना दें, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी कर दें, सारे के सारे काले धन को देश के विकास के काम में हम लगा दें, तो कभी भी हम कटोरा लेने के लिए भविष्य में किसी देश के सामने नहीं जाएंगे। आप पूछोगे कितना ब्लैक मनी है? हमारे देश के बाजार में 10 लाख करोड़ रुपए का ब्लैक मनी है, 10 लाख करोड़ का। और ये 10 लाख करोड़ रुपए का अगर काला धन सफेद धन हो जाए तो ये सारा पैसा देश के विकास के काम में लगेगा। और आप सोचो 10 लाख करोड़ रुपए से हम कितने कारखाने खोल सकते हैं? 1 करोड़ रुपए में एक कारखाना लगे, 10 लाख करोड़ में 10 लाख कारखाने लगेंगे कि नहीं? और 10 लाख कारखानों में कितने करोड़ लोगों को रोजगार मिल सकता है? अगर एक छोटी से छोटी कारखाने की इकाई हम चलाएं और उसमें 50 आदमियों को भी हम काम दें प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से, तो सोचो 10 लाख कारखानों में कितने करोड़ लोगों को काम मिलेगा? कम से कम 5 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाए। तो बेकारी भी हम कम कर सकेंगे और देश का विकास भी उस पैसे से कर सकें। हमें विदेशी कर्ज लेने की जरूरत नहीं, विदेशी कंपनियों से पैसा लेने की भी जरूरत नहीं, हम देश का विकास अपने पैसे से करेंगे। ऐसे काम हमें करने हैं और इस काम के लिए हम लोग ये आजादी बचाओ आंदोलन चलाते हैं। और इसी आंदोलन के लिए मैं आपसे कुछ मांगने आया हूं। आप पूछेंगे क्या मांगने आए? आपसे वोट मांगने नहीं आया, कभी आऊंगा भी नहीं। आपसे नोट मांगने भी नहीं आया, ना मैं वोट मांगता हूं ना मैं नोट मांगता। फिर आप पूछेंगे क्या मांगते हैं? ऐसे लोग तो बहुत कम हैं समाज में जो वोट भी नहीं मांगे, नोट भी नहीं मांगे, और फिर भी आपके पास में आया। कुछ और मांगने के लिए आया। आपसे वोट नहीं चाहिए, आपका नोट नहीं चाहिए, लेकिन आपका सपोर्ट चाहिए। तो आप पूछेंगे हम क्या सपोर्ट करें? सबसे पहला सपोर्ट ये चाहिए कि हमें 1 करोड़ लोगों से स्वाक्षरी लेनी है, उसमें आप हमारी मदद करिए। तो आप पूछेंगे हम क्या मदद करें? हम लोगों ने स्वाक्षरी लेने के लिए एक फॉर्म बनाया है और एक फॉर्म में 50 लोग स्वाक्षरी दे सकते हैं। वो फॉर्म हम आपके स्कूल में छोड़कर जाएंगे, प्रधानाचार्य के कार्यालय से आप वो फॉर्म ले लीजिए। एक एक फॉर्म आप ले जाइए, जिस मोहल्ले में आप रहते हैं वहां के 50-50 लोगों से स्वाक्षरी करा के हमको दे दीजिए। अगर एक विद्यार्थी 50 लोगों से भी स्वाक्षरी करा के देगा तो जितने विद्यार्थी हैं बड़े आराम से 5-6 हजार लोगों से स्वाक्षरी करा के दे सकते। तो उसमें आप हमारी मदद करिए। और एक दूसरी मदद और करिए कि जिन जिन विदेशी कंपनियों को हम भारत से भगाना चाहते हैं उनका सामान खरीदना आज से बंद कर दीजिए। हो सकता है आप में से बहुत सारे विद्यार्थी हों जो पहले से ही विदेशी सामान ना खरीदते हों, लेकिन जो खरीद रहे हैं वो आज से बंद कर दें।
आप पूछोगे अभी तक हमने जो खरीद लिया विदेशी सामान, तो मान लीजिए गलती हो गई, गलती तो होती रहती, आज के बाद ये गलती ना करें। तो आप पूछेंगे क्या क्या सामान खरीदना बंद करें? सबसे पहले पेप्सी कोका कोला पीना बंद करें। पेप्सी, कोक, थम्स अप, लिम्का, सिट्रा, मिरिंडा सब पीना बंद करें। बहुत सारे विद्यार्थी पहले से ही नहीं पीते होंगे, वो सब बहुत होशियार हैं, इंटेलिजेंट। जो पी रहे हैं वो आज से बंद करें। और ये इसलिए भी पीना बंद करें कि इसका पैसा दुश्मन को जाता है। पेप्सी और कोका कोला में जहर है। पेप्सी, कोक, थम्स अप, लिम्का, सिट्रा, मिरिंडा सब में जहर है। आप पूछोगे क्या जहर है? हम लोगों ने थोड़े दिन पहले प्रयोगशाला में जांच कराई पेप्सी की, कोक की, थम्स अप की, तो पता चला उसमें फॉस्फोरिक एसिड नाम का जहर है। और फॉस्फोरिक एसिड वो जहर होता है जो हड्डियों को गला देता है, और फॉस्फोरिक एसिड वो जहर होता है जो किडनी में कैंसर कर देता है। आपकी किडनी में कैंसर हो सकता है अगर आप पेप्सी कोक पिएंगे तो। इसलिए मेरा निवेदन है कि ये लहर पेप्सी नहीं है, जहर पेप्सी। तो जहर पीना बंद करें। और मेरा दूसरा निवेदन है कि आपके घर में कोई भी मेहमान आए उसको भी गलती से मत पिलाइए, क्योंकि घर में आने वाला मेहमान देवता स्वरूप होता है और देवताओं को जहर नहीं पिलाते कभी। तो आप पूछोगे राजीव भाई फिर क्या पीना? सबसे अच्छा पीने के लिए नींबू का शरबत, या फिर नारियल का पानी, या संतरे का रस, या मौसमी का रस, या ऊस का रस, या फिर दही की ताक, या दही की लस्सी, और कुछ नहीं मिले तो माटले का पानी तो है, वो तो सबसे अच्छा है। और जलगांव शहर में बहुत अच्छी दही की लस्सी बनती है, मैंने कई बार पी है। यहां बादाम का शरबत भी मिलता है। आपका जलगांव शहर बहुत भाग्यशाली है कि यहां दही की लस्सी मिलती है, बादाम का शरबत में, वो पी लीजिए। और उसको पीने से पता है क्या होता है? यही जलगांव शहर के एक गरीब व्यापारी को पैसा मिलता, यहां के आदमी का उससे रोजगार चलता। तो इसलिए पेप्सी कोक पीना बंद कर दीजिए। पीना हो तो बादाम की लस्सी, दही की छाछ, दही की लस्सी, गाय का दूध, नारियल का पानी, संतरे का रस, मौसमी का रस, या फिर अगर पी सकें तो ज्यादा से ज्यादा ऊस का रस पीजिए। क्यों? क्योंकि ऊस का रस पीने का सारा पैसा किसान के पास जाता है, और हमारा पैसा किसान को मिले तो किसान की समृद्धि बढ़ेगी। किसान समृद्ध होगा तो देश समृद्ध होगा। बात समझ में आती? आप कर सकेंगे? कौन कौन करेगा? जरा हाथ खड़ा करके बताइए। अभी हाथ नीचे करिए। ऐसे ही मेरा एक दूसरा निवेदन है कि आप लोग कॉलगेट, क्लोजअप, सिवाका, फॉरेंस, पेप्सोडेंट खरीदना बंद करें। ये सब ऐसे टूथपेस्ट हैं जिनकी क्वालिटी बहुत रद्दी है। आपने देखा है कि कॉलगेट, क्लोजअप, सिवाका, फॉरेंस, पेप्सोडेंट किसी भी टूथपेस्ट पर आईएसआई मार्क नहीं, एग मार्क भी नहीं है। एक बार मैंने भारत सरकार के एक अधिकारी को पूछा कि ये सब टूथपेस्ट पर आईएसआई मार्क नहीं है, एग मार्क नहीं है, क्यों? तो उस अधिकारी ने कहा कि राजीव भाई, आईएसआई मार्क, एग मार्क उन चीजों को मिलता है जिनमें क्वालिटी होती है। अब इनमें क्वालिटी नहीं तो कैसे दे दे? फिर मैंने ये पूछा उस अधिकारी को कि ये बनते कैसे हैं कॉलगेट, क्लोजअप वगैरह? तो उसने कहा मैं बताऊंगा तो आपको भरोसा नहीं होगा, आप खुद जांच करा लीजिए कैसे बनते। तो हम लोगों ने कॉलगेट की जांच कराई, क्लोजअप की, सिवाका की, फॉरेंस की, पेप्सोडेंट की। आप पूछोगे कहां जांच कराई? पुणे नाम का एक शहर है, वहां पर हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जांच करने वाली प्रयोगशाला है, वहां पर हमने जांच कराई। जांच करने पे पता चला कि ये सब टूथपेस्ट बनते हैं मरे हुए जानवरों के हड्डियों के चूरे से। आप पूछोगे कैसे बनते हैं? हमारे देश में बहुत बड़े बड़े कसाई खाने चलते हैं। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कसाई खाना मुंबई में चलता है। आपको मैं उसका पता देता हूं, आप देख के आइए। घाटकोपर नाम का एक स्टेशन है मुंबई में, वहां आप उतर जाइए और ऑटो रिक्शा में बैठ जाइए और उसको कहिए कि ले चलो जरा देवनार, और वो आपको कसाई खाने के सामने ले जाके छोड़ दे। मैं जब पहली बार गया तो मैंने ऑटो रिक्शा वाले को कहा, उसने वहीं गेट पे ले जाके छोड़। मैंने देखा वहां लिखा है देवनार कत्ल कारखाना, जानवरों का कत्ल होता है, उनका मांस बिकने के लिए चला जाता है। उनकी जो हड्डियां निकलती हैं उनको ये पेस्ट बनाने वाली कंपनियां खरीदती हैं। उन हड्डियों को वो धूप में सुखाते हैं, सुखाने के बाद एक क्रैशर नाम की मशीन आती है, उसमें डाल देते हैं, और क्रैशर मशीन में हड्डियां पिस जाती हैं, उसका फिर पाउडर बनता है, उस पाउडर से पेस्ट बनता है, और उसी को सवेरे सवेरे आप अपने मुंह में रगड़ते हैं। फिर कहते हैं सांस की बदबू दूर हो रही है। अब आप बताइए, मरे हुए जानवरों का हड्डियों का चूरा आप मुंह में रगड़ेंगे तो बदबू आएगी कि दूर हो जाएगी? इसलिए आज से बंद कर दीजिए। फिर आप पूछोगे राजीव भाई दांत साफ कैसे करें? दांत साफ करने का मैं आपको एक नया तरीका बताता हूं। दंत मंजन करिए, लाल दंत मंजन, काला दंत मंजन, वीको वज्रदंती, डाबर का, वैद्यनाथ का, कोई भी दंत मंजन करिए। दंत मंजन बाजार का आपको अच्छा नहीं लगता तो घर में बनाइए। और घर में दंत मंजन कैसे बनता है? आप किसी आयुर्वेद की दवा दुकान पर जाइए
और आयुर्वेद की दवा की दुकान से त्रिफला चूर्ण खरीद कर ले आइए और 100 ग्राम त्रिफला चूर्ण ले आइए, उसमें 10 ग्राम मीठ मिलाइए, दंत मंजन हो गया, उससे दांत साफ करिए। या फिर आप ऐसा करिए, थोड़ा सा मीठ लीजिए, उसमें 1 बूंद सिंगदाणे का तेल मिलाइए, थोड़ा सा उसमें हल्दी पाउडर डालिए, उससे अच्छा दंत मंजन पूरी दुनिया में कोई नहीं। रोज करिए, दांत भी साफ रहेंगे, मसूड़े भी मजबूत बनेंगे। क्योंकि दंत मंजन करने से क्या होता है, उंगली से मसूड़ों की मालिश होती है, और मसूड़ों की जितनी मालिश होगी मसूड़े मजबूत बनेंगे, और मसूड़े मजबूत होंगे तभी दांत मजबूत होंगे। या फिर एक काम ऐसा करिए, लिम्बा की काड़ी तोड़िए, उससे दातुन करिए। 50 पैसे में एक नीम की दातुन मिलती है जलगांव में, आप सब एक एक दातुन खरीदिए, तो क्या होगा, वो गरीब आदमी जो दातुन बेचता है उसको कुछ रोजगार भी मिलेगा। हर जलगांव का व्यक्ति एक दातुन रोज खरीदे 50 पैसे का। जलगांव शहर की आबादी 4 लाख की है, 4 लाख की आबादी है, इसका माने कम से कम 1 लाख परिवार होंगे, और 1 लाख परिवार में एक दातुन अगर रोज खरीदा जाए तो 50,000 रुपए के दातुन रोज बिकेंगे, और 50,000 रुपए के दातुन अगर रोज बिकेंगे तो कम से कम जलगांव शहर के 1000 गरीब लोगों को दातुन बेचने का रोजगार मिलेगा। यह प्रश्न आप पूछ सकते हैं कि राजीव भाई, सब जलगांव के लोग नीम का काड़ी तोड़ना शुरू करेंगे तो नीम का झाड़ तो खलास हो जाएगा। तो उसके लिए मैं आपको एक रास्ता बताता हूं कि हर साल आप एक एक नीम का झाड़ लगाइए। हर विद्यार्थी एक एक नीम का झाड़ लगाए हर साल। कब लगाना, जब आपका जन्मदिन आए तब। जन्मदिन सबसे अच्छा दिन होता है, उस दिन सबसे अच्छा काम करिए, नीम का झाड़ लगाइए। इससे एक फायदा होगा कि जन्मदिन मनाने की एक अंग्रेजी परंपरा हमारे घर में घुस गई है, वो बाहर निकल जाएगी। आपको मालूम है कुछ पढ़े लिखे पागल लोग जन्मदिन कैसे मनाते? कहीं से केक खरीद लाते हैं, फिर मोमबत्ती ले आते हैं, केक के चारों तरफ मोमबत्ती लगाते हैं, पहले दिया सलाई से जलाते हैं, और इतने पागल हैं कि फिर फूंक मार मार के बुझाते हैं। अब आप उनको पूछो कि उसको बुझाना था तो जलाया क्यों? और आपको मालूम है घर में जलता हुआ दीपक कब बुझाते हैं? जब कोई मरता है ना, तो जन्मदिन मनाते हैं कि मरण दिन? तो ऐसा फालतू का जन्मदिन मत मनाइए। तो आप पूछोगे कैसे मनाएं? नीम का झाड़ लगाइए, जन्मदिन ऐसे बने। और आपके किसी मित्र का जन्मदिन हो और आपको कोई उपहार देना हो तो नीम का झाड़ देके आइए। तो उससे क्या फायदा होगा, वो एक अपने नाम से लगाएगा, एक आपके नाम से लगाएगा, तो 2 गुने नीम के झाड़ लगेंगे। और अगर जलगांव शहर में हर विद्यार्थी एक नीम का झाड़ हर साल लगाए, हजारों नीम के झाड़ लगेंगे। नीम की चाहे जितनी काड़ी तोड़िए, कभी झाड़ खलास नहीं होगा। ऐसे ही मेरा एक तीसरा निवेदन है कि आप जितने भाई लोग यहां बैठे हैं, विदेशी कंपनियों की शेविंग क्रीम मत खरीदिए। तो आप पूछोगे राजीव भाई शेव कैसे करें? बिना शेविंग क्रीम के शेव करिए। मैं आपको एक नया तरीका बताता हूं। आप पानी गर्म करिए, गर्म पानी से चेहरे की मालिश करिए, फिर थोड़ा सा दूध लीजिए बिना उबाला हुआ, दूध को चेहरे पर लगाइए, उसके बाद रेजर चलाइए, एकदम चिकनी दाढ़ी बनती। आप पूछोगे मुझे कैसे मालूम? मैं 6 साल से करता हूं, और इसका फायदा पता है क्या है? रोज चेहरे पर दूध लगाने से चेहरे की स्किन बहुत सॉफ्ट हो जाती है, मुलायम हो जाती है, तो रेजर चलाने में बहुत सुविधा होती है। और दूसरा फायदा क्या है? आपको शेविंग क्रीम नहीं लगती, पैसा बचता है। तीसरा फायदा यह है आफ्टर शेव लोशन नहीं लगता, वो भी पैसा बचता है। चौथा सबसे बड़ा फायदा यह है कि दूध रोज चेहरे पर लगाने से चेहरे की सफाई होती है। दूध बहुत अच्छा क्लीनिंग एजेंट है, बेस्ट क्वालिटी क्लीनिंग एजेंट। तो रोज चेहरे पर दूध लगाइए, चेहरे की सफाई होगी, फिर चेहरा चमकेगा, आप सब स्मार्ट हो जाएंगे। मुफ्त में स्मार्ट बनने का रास्ता बताता हूं आपको, कल सवेरे से चालू करिए। और जहां भी आप जलगांव में जाते हो सैलून वाले के पास, तो उसको कहिए दूध से दाढ़ी बनाओ। तो जलगांव के सैलून वाले दूध से दाढ़ी बनाएंगे तो भुसावल वाले भी चालू कर देंगे, फिर आजू बाजू में सब जगह चालू हो जाए। ऐसे ही एक निवेदन है कि आप विदेशी कंपनियों के साबुन मत खरीदिए। लक्स, लाइफ बॉय, लिरिल, रेक्सोना, पियर्स, कैमे, ये सब बंद करिए। उसकी जगह स्वदेशी साबुन खरीदिए, जैसे मेडिमिक्स, चंद्रिका, संतूर, मैसूर संदल, निरमा, नीमा, ये सब स्वदेशी। और अगर आप चाहें तो बिना साबुन के नहा सकते। कैसे? बेसन से। बेसन है आपके घर में, बेसन से नहाइए। साबुन ना लगाएं तो सबसे अच्छा। आप पता है क्यों? साबुन में कास्टिक सोडा होता है, और कास्टिक सोडा के साबुन को आप शरीर पे लगाइए, नहाने के 10 मिनट के बाद नाखून से ऐसे लाइन खींचिए, सफेद रंग की लाइन खींचती। ठंडी में साबुन लगाएंगे, चेहरा सफेद सफेद होता है। फिर वैसलीन लगानी पड़ती, पहले साबुन लगाते हैं फिर वैसलीन लगाते हैं, क्यों 2 बार पैसा खर्च करते? साबुन लगाइए मत, वैसलीन की जरूरत नहीं। फिर आप पूछोगे क्या लगाएं? बेसन लीजिए,
उसमें दूध की मलाई मिलाइए, उसका पेस्ट बनाइए, उससे नहाइए। या फिर एक मुल्तानी मिट्टी आती है, वो आप ले आइए, दही में मिलाइए, उससे नहाइए। या फिर एक मसूर की दाल आती है, उसको मिक्सर में पीसिए, पाउडर बनेगा, उसको दूध में मिलाकर नहाइए तो सबसे अच्छा। या फिर सीधे दूध से नहाइए। हिंदुस्तान के सब भगवान जी दूध से नहाते। महाशिवरात्रि आती है, शंकर भगवान को दूध से ही नहलाते, साबुन नहीं लगाते। अब शंकर भगवान दूध से नहा सकते हैं तो हम भी नहा सकते हैं। और वैसे भी अपने देश में कहावत है, दूधो नहाओ, तो दूध से नहाओ, यही तो कह रहे हैं। आप पूछोगे तरीका नहीं आता, तरीका मैं बताता हूं। आधा कप दूध लीजिए, उसमें एक नींबू निचोड़ दीजिए, थोड़ी देर में वो दही जैसा हो जाएगा। उसमें एक कॉटन का कपड़ा भिगोइए, भीगे हुए कपड़े को बाहर निकाल के शरीर की उससे मालिश करिए, तो गंदगी सारी कपड़े में निकल के बाहर आ जाएगी। हल्के गर्म पानी से स्नान करिए, एकदम 100% संपूर्ण स्नान। और आप रोज ऐसे स्नान करिए, फेयर एंड लवली की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो भी खर्च आपका बच जाएगा। ऐसे ही मेरा निवेदन है कि आप विदेशी कंपनियों का कपड़ा धोने का साबुन मत लाइए। सर्फ, रिन, एरियल, व्हील, ओके, हैंको, ये सब बंद करिए। उसकी जगह निरमा, हिपोलिन, डॉक्टर, घड़ी, ससा, ये सब खरीदिए। बाटा कंपनी के जूते मत खरीदिए, बहुत बेईमान कंपनी है। 150 रुपए के जूते को 699 रुपए 95 पैसे में बेचती है। आप कभी भी बाटा की दुकान में जाइए, रेट मिलेगा 99 रुपए 95 पैसे, 199 रुपए 95 पैसे। आपको लगेगा ये तो बहुत ईमानदार हैं। वो इतने बेईमान है कि 3 गुनी जेब काटते हैं। फिर आप पूछोगे जूते चप्पल कहां से खरीदें? यहां जलगांव शहर में जितने मोची जूते चप्पल बनाते हैं उनसे खरीदिए, उनको भी रोजगार मिलेगा, पैसे से उनकी समृद्धि बढ़ेगी। जितना बन पड़े उतना स्वदेशी सामान खरीदिए। आप पूछोगे हमको याद नहीं रहेगा क्या स्वदेशी है क्या विदेशी है। अभी 5 मिनट बाद यह व्याख्यान खत्म होगा। हमारे कार्यकर्ता आपको एक माहिती पत्रक देंगे। उस माहिती पत्रक में पूरी माहिती दी गई है कि क्या सामान स्वदेशी क्या विदेशी। और माहिती पत्रक के अंत में एक पता दिया गया है। इस जलगांव शहर में एक ऐसी भी दुकान है जहां संपूर्ण स्वदेशी सामान मिलता है। आप जाकर वहां दुकान से खरीद सकते हैं, उसका पता भी उस पत्रक में दिया गया। मेरा आपसे सिर्फ इतना निवेदन है कि आप बन पड़े उतना स्वदेशी सामान खरीद कर लाइए, माहिती पत्रक संभाल कर रखिए, जब भी बाजार जाना हो सिर्फ स्वदेशी खरीद कर लाइए। और चलते चलते एक छोटा सा मेरा आखिरी निवेदन कि आप लोग जितना बन सके उतना टेलीविजन देखना बंद कर दीजिए, क्योंकि ये टेलीविजन पर सवेरे से शाम तक जाहिरात आता है विदेशी सामानों का, उसी के कारण वो सामान बिकता है। और जितने जाहिरात टेलीविजन पे आते हैं सब झूठ होते हैं, एक भी जाहिरात सच नहीं होता। आप पूछोगे कैसे? टेलीविजन में एक जाहिरात आता है, एक साबुन है, उसका नाम है लाइफ बॉय। उसके जाहिरात में कहते हैं लाइफ बॉय है जहां अगर तंदुरुस्ती लाइफ बॉय से आती है तो आप भोजन क्यों करते हैं? ऐसा करिए, भोजन बंद आज से, एक एक लाइफ बॉय खरीद लीजिए, दिन भर रगड़ते रहिए, तंदुरुस्ती आ जाएगी। क्या पागल है टेलीविजन? तंदुरुस्ती भोजन से आती है कि लाइफ बॉय से? टेलीविजन में एक जाहिरात में दिखाते हैं एक खिलाड़ी है, फुटबॉल खेलना नहीं जानता, लाइफ बॉय लगा के जाता है तो चैंपियन हो जाता। अब खिलाड़ी लाइफ बॉय से चैंपियन होता तो भारत की फुटबॉल टीम तो विश्व चैंपियन। उसमें दिखाते हैं कि लाइफ बॉय मैल में छुपे कीटाणुओं को धो डालता है, कभी नहीं कहते मार देता है, हमेशा कहते हैं धो डालता है। इसका माने जो कीटाणु मैल में छुपे हैं इनको धो पहुंचकर और तंदुरुस्त बना देता है। आपको मैं एक सच्ची बात बताता हूं, यूरोप के देशों में लाइफ बॉय बिकता है, वहां उसको कार्बोलिक सोप कहते हैं और अंग्रेजी में उस पर लिखा होता है ओनली फॉर डॉग्स। लाइफ बॉय से यूरोप में सिर्फ कुत्ते नहाते, और आप नहा रहे हैं तो सोच लीजिए फिर आप। इसलिए मैं टेलीविजन को इडियट बॉक्स कहता हूं। यह टीवी बहुत पागल है, टीवी इतना पागल है, उसमें एक जाहिरात आता है, एक छोटा सा बच्चा चिल्लाता आई एम ए कॉम्प्लोन बॉय, फिर एक बच्ची कहती है आई एम ए कॉम्प्लोन गर्ल। इसका माने मैं कॉम्प्लोन का बेटा हूं और मैं कॉम्प्लोन की बेटी हूं। अभी कॉम्प्लोन क्या है? टिन का डिब्बा। अब टिन के डिब्बा के बेटा बेटी कहां से हो गए? ये टीवी इतना इडियट है। उसमें एक जाहिरात आता है, एक पेन है, उसका नाम है रोटोमैक। उसमें कहते हैं लिखते लिखते आप बताओ आप में से किस किस को हो गया लिखते लिखते? दुनिया में ऐसा कोई पेन बनता जिससे लिखते लिखते सब हो जाए? ऐसे ही टेलीविजन में एक जाहिरात आता फेयर एंड लवली गोरेपन की क्रीम। अब फेयर एंड लवली लगा के सब गोरे हो जाते तो साउथ अफ्रीका में तो कोई काला नहीं होना चाहिए।
मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो 20-20 साल से फेयर एंड लवली लगा रहे हैं और तमिलनाडु में रहते हैं, एक भी गोरा नहीं बना उनमें से, सब काले के काले। दुनिया में ऐसी कोई क्रीम नहीं है जो काले को गोरा बना दे। जो काला है वो काला है, जो गोरा है वो गोरा है। टीवी जाहिरात दिखा दिखा के हमको पागल बनाता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि जब टीवी में जाहिरात आए तो बंद कर दीजिए, और टीवी में चित्रहार आए तो भी बंद कर दीजिए। चित्रहार देखने लायक नहीं, उसमें फालतू के गीत आते हैं, चोली के पीछे क्या चीज बड़ी है मस्त मस्त, आती क्या खंडाला। अब सोचिए ये गीत अपने देखने लायक है। और कुछ सीरियल्स मत देखिए, जैसे शांति, स्वाभिमान, तारा, बनेगी अपनी बात, अमानत, चाहत, राहत, आहट, ये सब बेकार, क्योंकि हर एक सीरियल का एक ही चक्कर है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। किसी की पत्नी किसी के पति के साथ, किसी का पति किसी की पत्नी के साथ, किसी का प्रेमी किसी की प्रेमिका के चक्कर में, किसी का प्रेमी किसी की प्रेमिका के चक्कर, सब फालतू के किस्से। एक पुरुष 10 स्त्रियों के साथ फंसा हुआ, एक स्त्री 10 पुरुषों के साथ। ये सब कहानी किस्से हमारे काम के नहीं है, हमारे देश में ये सब होता नहीं है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भारतीय समाज में पाप माना जाता है। पर स्त्री गमन, पर पुरुष गमन दोनों पाप है। ये अमेरिका में होता है, बिल क्लिंटन यही करता है। हम नहीं कर सकते ये, और अपन जिस काम को कर नहीं सकते उसको देखना क्यों, फालतू में दिमाग खराब करना। तो ये सब बंद करिए। फिर आप पूछोगे राजीव भाई टीवी में क्या देखें? टीवी में सबसे ज्यादा देखिए समाचार। रात को 8:30 बजे आता है और शाम को 7 बजे आता है। 7 बजे बात नहीं आता है, 8:30 बजे समाचार, वो देखिए। या कुछ ऐसे कार्यक्रम देखिए जैसे सुरभि, उससे आपको देश के बारे में कुछ ज्ञान मिलता है, संस्कृति के बारे में कुछ जानकारी होती। तो सुरभि जैसे कुछ कार्यक्रम देखिए या समाचार देखिए, बाकी सब बंद करिए। फिर आप पूछोगे क्या सिनेमा देखें? सिनेमा देखने तो कभी मत जाइए, वो टीवी से भी ज्यादा इडियट। हर एक सिनेमा में एक ही फालतू की कहानी आती है, एक हीरो आएगा, एक हीरोइन, शुरू में बिछुड़ जाएंगे, अंत में मिल जाएंगे, बीच में विलेन घुसेगा, डिशुम डिशुम होगा, फिल्म खत्म हो जाएगी। अब क्या 3 घंटे आप बर्बाद करते हैं वहां? हर एक फिल्म में एक दिखाएंगे, एक हीरो आएगा 25 मंजिल की इमारत से कूदेगा और कभी उसकी पैंट नहीं फटती। आप सोचिए, 1 मंजिल से कोई कूदे, हाथ पैर टूट जाते हैं, हीरो की पैंट नहीं फटती। फिर एक हीरो आएगा, मोटरसाइकिल लेके चलेगा, दीवार तोड़कर निकल जाता, उसका सिर नहीं फटता, दीवार फट जाती है। फिर एक हीरो आता है, डिशुम डिशुम करता है और 1 मिनट में 20-20 गुंडों को मारता है। अब एक एक हीरो 1 मिनट में 20 गुंडों को मारे और इतने ताकतवर हमारे हीरो, तो सबको ट्रक में भर भर के सरकार ने कारगिल युद्ध में क्यों नहीं भेज दिया लड़ने? अगर सब हीरो हीरोइन को कारगिल भेज देते तो एक एक हीरो 20-20 पाकिस्तानियों को मारता कि नहीं, और या खुद मर जाता? दोनों में देश का भला होता। और कहां आप हीरो हीरोइन के चक्कर में फंस गए? आप समझते हैं हीरो किसको कहते हैं? HERO, हीरो का अर्थ होता है वो व्यक्ति जो जरूरत पड़ने पर पराक्रम के साथ अपनी जान भी देश के लिए दे सके। तो असली हीरो तो वो हैं जो कारगिल युद्ध में शहीद हुए। ये तो सब आमिर खान, शाहरुख खान, माधुरी दीक्षित, ये सब नाचने गाने वाले नटनटी हैं। नटनटी समझते? जो गांव में आते हैं, 10 रुपए का पैसा 10 रुपए लेके नाच दिखाते। अब वो मुंबई पहुंच के 1 करोड़ रुपए में नाच दिखाएं तो क्या हीरो हो? वो तो नटनटी ही रहने वाले। तो किनके चक्कर में आप फंसे? बंद करिए इन सबको देखना। फिर आप पूछोगे राजीव भाई टाइम पास कैसे होगा? बहुत लोग कहते हैं कि हम तो सिनेमा टाइम पास करने के लिए देखते हैं, टीवी टाइम पास करने के लिए देखते। आपको टाइम पास करना हो तो वो करिए जो मैं करता हूं। आपको मैंने बहुत कुछ कहा, आपने सुना, अब आप ये किसी दूसरे को कहिए जाकर, और रोज अपने गांव में, अपने मोहल्ले में 10 घर में जाकर, 20 घर में जाकर ये बात समझाइए। इसमें आपका टाइम पास हो जाएगा, देश में क्रांति भी हो जाएगी। या टाइम पास करने के लिए एक काम करिए, अच्छी अच्छी मराठी की पुस्तकें पढ़िए, या संगीत सीखिए, या पेंटिंग बनाना सीखिए, चित्र बनाना सीखिए, और कुछ नहीं कर सकते तो खेल खेलिए, लेकिन क्रिकेट नहीं। क्रिकेट पागल लोगों का खेल है। दुनिया में जितने पागल हैं क्रिकेट खेलते हैं, और जो पागलों के पागल हैं वो क्रिकेट देखते हैं। आप पूछोगे ऐसा क्यों? ये ऐसा फालतू खेल है क्रिकेट, इसमें 2 खिलाड़ी खेलते हैं, एक बॉलिंग करता है, एक बैटिंग करता है, खेलने वाले 2, और टेंशन करोड़ों को होता है। मान लो भारत पाकिस्तान का मैच है, पाकिस्तान खेल चुका है, भारत खेल रहा है, 8 खिलाड़ी आउट हो गए, 20 बॉल बची है, 25 रन बनाना। तो हर देखने वाले को एक ही टेंशन, 20 बॉल में 25 रन, 20 बॉल में 25 रन, 20 बॉल में 25 रन, 20 बॉल में 25। और जब 20 बॉल में 25 रन नहीं बनता तो टेंशन और बढ़ता। फिर हर आदमी क्या सोचता है? हे गणपति बप्पा बनवा दो 20 बॉल में 25 रन, हे दुर्गा माता बनवा दो 20 बॉल में 25 रन, हे बजरंग बली 10 रुपए का लड्डू चढ़ाऊंगा। ये बजरंग बली हमने क्रिकेट के लिए बनाए।
फिर भी नहीं बनता, 20 बॉल में 25 रन और टेंशन और बढ़ता है, तो हम क्या सोचते हैं, एक बॉल पे छक्का लग जाए, एक बॉल पे चौका पड़ जाए, एक बॉल में 2 रन ले ले, एक बॉल में 3 रन ले ले, इस ओवर में इतने रन बने, उस ओवर में इतना टेंशन होता है। और 20 बॉल में 25 रन बनाते बनाते खिलाड़ी अगर आउट हो गया तो ऐसा मुंह निकाल के बैठते हैं जैसे बाप मर गया। सोचो आप कितने पागल हैं हमसे। कुछ लोग तो इतने पागल हो जाते हैं कि 20 बॉल में 25 रन बनाना हो, सचिन तेंदुलकर खेलता हो तो चिल्लाते हैं सचिन तेंदुलकर छक्का, सचिन तेंदुलकर छक्का, सचिन तेंदुलकर छक्का। आपको मालूम है क्या बोल रहे हैं? सचिन तेंदुलकर छक्का नहीं है, 2 बच्चों का बाप बन चुका है। ऐसे ऐसे पागल लोग, कहां आप क्रिकेट में फंस गए। कुछ लोग तो इतने पागल हो जाते हैं कि क्रिकेट का मैच देखते हैं तो दिन भर घर में बैठे रहते, कहीं नहीं जाते। उनका कोई पड़ोसी आया, बहुत जरूरी काम से आया, पड़ोसी को कहते हैं पहले तू बैठ, अभी क्रिकेट का मैच देख। बेचारा पड़ोसी बैठ गया, थोड़ी देर के बाद भूल गया वो किस काम से आया था, वो भी क्रिकेट में लग गया। मेरा एक दोस्त है, मुंबई में रहता, जिस दिन क्रिकेट का मैच आता कहीं नहीं जाता घर में से। एक बार मैं उसके घर गया तो उसकी पत्नी ने कहा कि राजीव भाई आप कुछ करो, ये मैच बंद करा दो क्रिकेट। मैंने उसको कहा कि आप टीवी का तार काट दो, टीवी उठा के ऊपर रख दो। उसकी बहुत बात समझ में आ गई, उसने तार काट दिया, टीवी उठा के ऊपर रख दिया। मैं दोबारा उनके घर गया, मैंने कहा अब तो आपके घर में शांति है, तो उन्होंने कहा नहीं राजीव भाई तकलीफ और बढ़ गई। तो मैंने कहा अब क्या है, तो उन्होंने कहा वो पड़ोसी के घर में घुस जाता। ऐसा पागल आदमी है, घर छोड़ सकता, मैच नहीं छोड़ता। और ऐसे करोड़ों पागल हैं इस देश में जो घंटों घंटों बर्बाद करते हैं। एक बाजू में मैं देखता था कारगिल का युद्ध चल रहा था, दूसरे बाजू में क्रिकेट का मैच चल रहा था। करोड़ों हिंदुस्तानियों को मैच की चिंता थी, कारगिल की चिंता नहीं थी। और जब तक इस देश में मैच होता रहा, इंग्लैंड में, इस देश में नहीं इंग्लैंड में, और भारत की टीम खेलती रही, इस देश के एक भी गांव में कारगिल के लिए फंड इकट्ठा नहीं हुआ और ना कोई रैली हुई। आप सोचो कि हम क्रिकेट में इतने पागल हो गए कि राष्ट्र को भी भूल गए। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसका भी बहिष्कार करिए। और वैसे भी क्रिकेट विदेशी खेल है, इसलिए उसका बहिष्कार करिए। अंग्रेज आए तो भारत में क्रिकेट आया, अंग्रेज नहीं आते तो क्रिकेट नहीं आता। दुनिया के जो देशों में अंग्रेजों की सरकार चली वहीं में क्रिकेट है। आप देख लो, श्रीलंका, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, और आप चलिए तो पाकिस्तान, आप जाइए तो वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, ये सब अंग्रेजों के गुलाम देश। दुनिया में जो देश अंग्रेजों के गुलाम नहीं बने कोई क्रिकेट नहीं खेलता। नेपाल में क्रिकेट नहीं है, चीन में नहीं है, जापान में नहीं है, अमेरिका में नहीं, फ्रांस में नहीं। हम क्यों फंस गए इसमें? अंग्रेज गए तो क्रिकेट को भी भगाइए। फिर आप पूछोगे खेल कौन सा खेल है? बहुत सारे खेल है हमारे देश में, कबड्डी है, खो खो है, रस्सी कूदना है, दौड़ लगाना है, साइकिल चलाना है, कुछ भी खेलिए आप। तो यही छोटे छोटे काम आप अपने जीवन में करें, यही मैं आपसे कहने आया। और इसके लिए मैं आपको कुछ निवेदन करने आया, मैं आपसे कुछ मांगने आया। मैंने आपसे सपोर्ट मांगा, वोट नहीं मांगा, नोट नहीं मांगा। और आप अगर दे सकें तो कुछ समय का दान करिए। जो काम मैं करता हूं वो काम करने के लिए हमें लाखों कार्यकर्ताओं की जरूरत है। आप में से कोई भाई बहन अगर चाहें कि राजीव भाई हम भी इस काम में आपके साथ मदद कर सकते हैं, तो आप, एक निवेदन है मेरा कि अपना नाम पता लिखकर हमारे कार्यकर्ता आपके बीच आएंगे, उनको दे दीजिए। आपका नाम पता अगर हमारे पास आएगा तो हम कभी शिविर करते हैं कार्यकर्ताओं के, तो आपको हम शिविर में बुलाएंगे, आप हमारे साथ शामिल होंगे, हम आपके साथ जुड़ेंगे और इस काम को हिंदुस्तान के गांव गांव में करने के लिए कोई हम व्यवस्था बना सकेंगे। यही मैं कहने आया। और मैं आपको एक संकल्प कराने आया कि आज जो कुछ मैंने कहा वो आप अपने जीवन में करेंगे। तो उसके लिए हम सब एक संकल्प करेंगे। बिना संकल्प के जीवन में कुछ नहीं होता। आपको मालूम है कल महात्मा गांधी की पुण्यतिथि थी। गांधी जी को जीवन में एक ही संकल्प लेना पड़ा और उसी में वो महात्मा गांधी बन गए। एक बार गांधी जी को रेलवे स्टेशन पे धक्का मार के निकाल दिया था दक्षिणी अफ्रीका में, और वो जब स्टेशन पे गिरे तो उन्होंने अपने मन में एक ही संकल्प किया था कि जिस तरह अंग्रेजों ने मुझे धक्का मार के ट्रेन से निकाला है, मैं अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकाल दूंगा। और उस एक संकल्प ने मोहनदास करमचंद गांधी नाम के आदमी को महात्मा गांधी बना दिया। हम भी छोटे छोटे संकल्प करें तो इस देश में बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आज हम सब एक संकल्प करेंगे अपने देश के लिए। मेरा निवेदन है कि आप सब खड़े हो जाइए। मैं आपको एक संकल्प कराता हूं। हम सब राष्ट्र के लिए एक संकल्प करेंगे। मैं संकल्प के कुछ शब्द बोलूंगा, आप मेरे पीछे पीछे बोलेंगे। जहां जहां मैं बोलूंगा करता हूं, वहां पर बहनें बोलेंगी करती हूं। और जब राष्ट्र के लिए संकल्प करते हैं तो अपना दाहिना हाथ सामने करते हैं। मेरा निवेदन है कि आप सब अपना अपना दाहिना हाथ सामने करें। मैं कुछ बोलता हूं, आप मेरे पीछे पीछे बोलें। बोलिए, मैं संकल्प करता हूं कि अपने राष्ट्र की आर्थिक आजादी, राजनीतिक संप्रभुता और सांस्कृतिक अस्मिता की रक्षा करने के लिए अपने जीवन में अधिक से अधिक
स्वदेशी सामानों का ही इस्तेमाल करूंगा। अमेरिका जैसे देशों ने पाकिस्तान के साथ मिलकर हमारे राष्ट्र के खिलाफ जो षड्यंत्र किए हैं, उनको ध्यान में रखते हुए मैं संकल्प करता हूं कि कभी भी किसी भी अमेरिकी कंपनी का, जैसे पेप्सी कोला, कोका कोला, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, कॉलगेट पामोलिव, जॉनसन एंड जॉनसन, हिंदुस्तान लीवर आदि का कोई भी सामान नहीं खरीदूंगा। अपने राष्ट्र की संस्कृति बचाने के लिए और अपना समय बचाने के लिए मैं संकल्प करता हूं कि यथाशक्ति विदेशी टीवी चैनलों का और सिनेमा का बहिष्कार करूंगा। मेरी जितनी शक्ति है उसका इस्तेमाल करके मैं अन्य दूसरों को इसी संकल्प के लिए प्रेरित करता रहूंगा। आप सबने संकल्प लिया, ईश्वर आपको ये संकल्प धारण करने की शक्ति दे। ऐसी शुभकामनाओं के साथ आपका बहुत आभार। 1 मिनट के लिए आप बैठ जाइए। हमारे कार्यकर्ता आपके पास आएंगे, आपको एक माहिती पत्रक देंगे, आप वो माहिती पत्रक ले लीजिए। और जिन लोगों को इस आंदोलन में कार्यकर्ता बनना हो, उनके लिए आपको एक प्लेन कागज दिया जाएगा, उस पर आप अपने नाम पते लिखकर हमको दे दीजिए। और एक तीसरा निवेदन कि जो कुछ आपने सुना, कभी आपको इसके बारे में मन में प्रश्न पैदा हो, कोई जिज्ञासा हो, तो आप मेरा नाम पता लिख लीजिए। कभी भी आप मुझे एक 25 पैसे का पोस्ट कार्ड लिखेंगे तो मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। लिखिए राजीव दीक्षित, राजीव दीक्षित, सेवाग्राम आश्रम, सेवाग्राम आश्रम वर्धा। पिन कोड है वहां का 442102। फिर से सुनिए, राजीव दीक्षित, सेवाग्राम आश्रम वर्धा, पिन कोड है 442102। और नीचे लिखिएगा महाराष्ट्र। मेरा फोन नंबर चाहे तो लिख लीजिए 84653 और एसटीडी कोड है 07152 0715। कभी भी आप पत्र लिख सकते हैं। और जिनको कार्यकर्ता बनना हो वो अपना नाम पता लिखकर दे सकते हैं। और आपके कॉलेज में मेरी कुछ ऑडियो कैसेट्स की लाइब्रेरी चलती है, आप वो कैसेट्स बार बार ले सकते हैं, सुन सकते हैं। ये जो कुछ मैंने बोला वो कैसेट्स में भी है, आप खुद सुनिए, दूसरों को सुनाइए, तो ज्यादा से ज्यादा इस विचार का प्रचार आप कर पाएंगे। आप सबका बहुत आभार, बहुत धन्यवाद।